हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की जो ये न्यूज स्टोरी है वो एक ऐसे इंसान के बारे में है जो कि रीइंकार्नेट नहीं हुआ था, ना ही कहीं रेजरेक्ट हुआ है, बल्कि मरीन वर्ल्ड के अंदर उसी की जैसे एक और आदमी था जिसने अपनी मेमोरीज उसे यहाँ पर दे दी, जिससे वो एक पॉइजन डीमन किंग बन गया और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सबसे ज्यादा ताकतवर भी। तो चलिए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आखिर उसने ये सब कैसे किया। पर उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आखिर आपको वीडियो कैसी लगी और साथ ही हाई भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमें कुछ लोगों के पैर दिखाए जाते हैं जो कि भागते हुए कहते हैं अगर हम लोगों ने उसे खो दिया तो हम लोग मारे जाएंगे। और उन लोगों के सामने भागता हुआ हमारा एमसी सोचता है कि आखिर मैंने यहाँ पर क्या किया है। उसकी लंबी लंबी सांसें चलने की वजह से वो काफी थक चुका था। वो कहता है आखिर वो लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं। और पीछे से आवाज आती है कि रुक जाओ टाइजू। और इसी तरीके से भागते हुए वो लोग एक कोने में आकर खड़े हो जाते हैं और टाइजू जो कि हमारा एमसी है वो भगते हुए कहता है कि मेरा हार्ट फिर से। उसके मुंह से फिर से खून की खांसी चलने लगी थी और वो एक कोने में आकर खड़ा हो चुका था। आवाज आती है कि सेकंड लेफ्टिनेंट टाइजू। देखकर लगता है कि बस भागने की वजह से तुम्हारे सीजर्स यहाँ पर चालू हो चुके हैं। एक माना रिजेक्टर होने की वजह से तुम तो वैसे भी मर रहे हो। और ये प्लेटून लीडर है लेफ्टिनेंट जंग इंडोंग। और वो टाइजू से पूछता है तो क्या तुम्हारा भागना पूरा हो गया। वो जो कि कोने में खड़ा हुआ था वो उससे कहता है कि अगर तुम लोग मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। तो इंडोंग हंसते हुए कहता है कि तुम मुझसे सच में ये सब इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। तुम एक रिजेक्टर हो तो तुम्हें तो काफी लंबे समय पहले यहाँ पर मर जाना चाहिए था। तुम एक कचरे हो। पर आखिर न जाने कैसे तुम 29 ईयर्स तक यहाँ पर सर्वाइव कर गए। इसी की वजह से उसे गुस्सा आ रही है। ये सुनकर वो कहता है क्या उसे क्या तुम यहाँ पर होंडा मिस चू के बारे में बात कर रहे हो। इंडोंग कहता है कि भले ही वो तुम्हारी स्टेप मदर है पर है तो तुम्हारी मदर ही, तो अपना मुंह संभाल कर बात करो। और ये कहकर वो फ्लैश की स्पीड से सीधे आकर टेंगजू के ऊपर हमला कर देता है। टेंगजू ये देखकर शॉक रह गया था और वो कहता है कि मरो। और वो अपनी तलवार लेकर सीधे उसकी छाती के अंदर धसा देता है और उसे उस क्लिफ से नीचे की तरफ धक्का दे देता है। और टांगजू को गिरते हुए देखकर कहता है कि अब जो पांगजू स्टेट है अब वो मित्सु के दोनों लड़के यहाँ पे इनहेरिट करेंगे। फिर हमें 2026 आज से 300 साल पहले का सीन दिखाया जाता है कि उस दिन अच्छी खासी धूप निकली हुई थी पर अचानक ये सूरज के ऊपर अंधेरा छा गया, जिसके बाद माना धरती के ऊपर गिरना चालू हो गया था और इसकी वजह से 90% इंसानियत पूते से खत्म हो गई थी। क्लाइमेट पूते से बदल गया, सिटी पूते से राख हो गई और इसी तरीके से सिविलाइजेशन पूते से खत्म हो गई थी। और उसके 300 साल बाद यानी 2326 में जितने बचे हुए सर्वाइवर्स थे उन्हें माना के साथ अडेप्ट कर लिया और फिर से अपनी सिविलाइजेशन को रीबिल्ड किया। पर इसके अलावा डेमोनिक बीस्ट और पॉइजनस हर्ब्स वो भी माना के साथ अपीयर होना चालू हो गई थी, जिससे एक नई लड़ाई चालू हो गई। और जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ती गई एक हायरार्की चालू हुई जो कि माना एप्टीट्यूड के ऊपर बेस्ड थी। और मेरे फादर एक टॉप टियर की अवेकनर थे, एक मास्टर, और मैं उनका सबसे बड़ा लड़का एक माना रिजेक्टर था जो कि पॉइजन की वजह से मर रहा था। जिसके बाद हमें टाइजून के शरीर को दिखाते हैं और वो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि मैं मर नहीं सकता। और उसे अपने सामने से आता हुआ एक बूढ़ा आदमी दिख रहा था। वो उसके सामने खड़ा हुआ कहता है खड़े हो और मुझे अपनी शक्ल दिखाओ। और वो अपनी मैजिक से उसे अपने हाथ में उठा लेता है। और जब वो टाइजून को देखता है तो वो कहता है कि अच्छा। तो ये देखकर वो भी कंफ्यूज रह गया था। और ये है एब्सोल्यूट पॉइजन डीमन टैंक गन। ये शिंशु एंड टैंक क्लैन का हेड है, द पिनिकल ऑफ द पॉइजन एंड हिडन वेपन्स। और जब सेंट्रल प्लेन के अंदर डिमोनिक क्लैन ने उसे पूते से तबाह कर दिया था तो इसने ही डिमोनिक क्लैन के हेवली डीमन को पूते से पिघला कर रख दिया था, वो भी बस केवल चुल्लू भर जहर के साथ। जिसके बाद वो मार्शल वर्ल्ड का एब्सोल्यूट रूलर बन चुका था और वो इंसान जिसकी आत्मा बिल्कुल मेरे ही जैसी है। और जब ये अपने आखिरी बचे हुए दिनों के अंदर अपनी मेडिटेशन कर रहा था जिससे ये इमॉर्टल बन सके, तभी इसकी आत्मा मेरी आत्मा से जुड़ गई और उसी मोमेंट पर उसकी मेमोरीज मेरे शरीर के अंदर फ्लो होने लगी और मेरी उसके शरीर के अंदर। टाइजू कहता है कि टेंगू क्या तुम मैं हूँ। टेंगन कहता है कि अच्छा यानी वो तुम्हारी मेमोरीज है। टाइजू यानी तुम मैं हूँ, वो भी धरती से, और हम दोनों की आत्मा एक जैसी है। यानी टाइजू तुम मैं हूँ धरती से, पर इसके अलावा जो हमारा सेम पोटेंशियल है वो थोड़ा सा अलग है। तो वो अपनी जिंदगी पूरी तरह से परेशान रहे क्योंकि तुम एक रिजेक्टर के तरीके से देखा जाता था। और बिल्कुल अब मैं ये चीज काफी अच्छे तरीके से समझ पा रहा हूँ और ये जगह असल में हमारा मेंटल वर्ल्ड है, यानी मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ। तो वो एक्सपीरियंस और नॉलेज जो कि तुम मुझसे लोगे और अगर तुम उसी तरीके से ट्रेन करते हो तो तुम भी अपनी दुनिया के एब्सोल्यूट रूलर बन सकते हो। और उसके ये कहते ही एक सर्ज ऑफ पावर जो कि उसके शरीर के अंदर एंटर करना चालू हो गई थी। और टाइगन आगे कहता है इसलिए इन पावर्स को इस्तेमाल करो जैसे तुम चाहो वैसे, और मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ टाइजू। और हमें दिखता है कि टाइजू जो कि अभी भी जंगल में पड़ा हुआ था, उसका शरीर खून खुआन हुआ था। अचानक ही उसकी आंखें खुलती हैं और वो पसीना पसीना होते हुए टाइगन के बारे में याद करता है। और वो कहता है कि वो कोई सपना नहीं था क्योंकि वो नॉलेज अभी मेरे दिमाग के अंदर है। और अगर मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से सर्वाइव कर जाता हूँ तो मुझे वो मार्शल आर्ट सीखना होगा जो कि टाइगन ने मुझे दिया था, जिससे मैं एक एब्सोल्यूट रूलर बन सकूं। वो टेक्निक जो कि समय के साथ और भी ज्यादा ताकतवर बनती जाती है जितना एक इंसान
पॉइजन को कंज्यूम करता जाता है। इसलिए मुझे इस डाइंग पॉइजन स्पिरिट आर्ट को कैसे भी कर मास्टर करना होगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर पॉइजनस हर्ब्स पूरे में फैली हुई हैं और यही सोचकर वो एक हर्ब को उठाता है और सीधे उठाकर अपने मुंह में भर लेता है और कपकपाते हुए कहता है कि मुझे इन्हें खाना ही होगा अगर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। और सोचता है कि अगर मैं इस पॉइजन को इंटरनल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ और मुझे एक डेंटन बनाना होगा जो कि इस पॉइजन एसेंस को यहाँ पर होल्ड कर सके और वो चेन्स जो कि अब तक उसके शरीर के अंदर बंधी हुई थी और वो उस डेंटन को बनाने लगता है, जिसके साथ उसका जो रिजेक्टर का फेट था वो भी यहाँ पर टूटने लगा था और उसके अंदर से ग्रीन एनर्जी निकलना चालू हो गई थी। वो कहता है कि कैसे भी कर मुझे यहाँ पर सर्वाइव करना होगा, जिसके बाद उन लोगों को इस चीज की कीमत चुकानी होगी और शुरुआत इन डॉग से होगी। जिसके बाद हमें जंगल के अंदर का सीन दिखाते हैं कि अब रात हो चुकी थी। आवाज आती है कि इस चीज का ध्यान रखना कि हम लोगों को यहाँ से जाने से पहले उसकी लाश को कंफर्म करना है। जितने भी लोग थे वो सभी टॉर्च लेकर पूरे जंगल में उसे ढूंढ रहे थे और इंडॉग चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों को बस एक बॉडी को ढूंढने में कितना समय क्यों लग रहा है। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि टाइजुन को मैंने ढूंढ लिया और वो देखते हैं कि अभी भी वो जिंदा था और वो मेडिटेशन की फॉर्म में बैठा हुआ था। और वो लोग बोलते हैं कि आखिर अचानक ही उसके अंदर से एक अजीब तरीके की फीलिंग क्यों आ रही है, शायद ये एक माना रिएक्शन है। और टाइजुन जो कि माना से अपनी इंटरनल एनर्जी यहाँ पे बिल्ड नहीं कर पा रहा था पर पॉइजन एनर्जी के साथ वो ये सब कर पा रहा था। इंडोंग ये देखकर कहता है कि एक माना रिजेक्ट आखिर ऐसा कुछ कैसे कर सकता है और इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि अगर तुम लोग कर क्या रहे हो जल्दी से जाकर इसे मार दो। एक आदमी पीछे से अपनी तलवार निकालता है और टाइजुन को ये सेंस हो जाता है कि वो तलवार उसकी तरफ ही आ रही थी और तभी वो अपनी आंखें खोल लेता है और अपने हाथ से उसकी तलवार पर मारकर उसकी तलवार को पीछे की तरफ झटकार देता है, जिसकी वजह से पीछे की चट्टान तक टूट गई थी। उस एनर्जी को देखने के बाद सभी लोग कंफ्यूज रह गए थे और ये देखने के बाद वो खुद भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये इंटरनल एनर्जी, बिल्कुल ये पावर, अब तुम लोगों को उस चीज की कीमत चुकानी होगी जो कि तुम लोगों ने मेरे साथ किया है। इसलिए वो इंडोंग से कहता है कि तुमसे फिर से मिलकर मुझे अच्छा लगा, पर वो कहते हैं कि आखिर अचानक ही तुम्हारे देता था तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया टोजुन, कि अचानक ही तुम यहाँ पर अवेकन हो गए हो या फिर कुछ ऐसा ही, पर तुम्हारे चेहरे पर मुझे तो कोई टैटू नहीं दिख रहा। टाइजू ये सुनकर कहता है कि अवेकन। फिर हमें अवेकनर्स के बारे में बताया जाता है जो कि अलग अलग रैंक के अंदर डिवाइडेड है, यानी यूजर से लेकर मास्टर तक। और जैसे ही कोई अवेकन हो जाता है तो इसका रैंक टैटू उसके चेहरे पर दिखने लगता है। और क्योंकि इंडोंग अभी एक बिगिनर है और मार्शल आर्ट के टर्म्स के अंदर उसे एक 3rd ग्रेड का वॉरियर कहा जाएगा। और जब मैं इस चीज को देख सकता हूँ तो ये कोई इतना ज्यादा खास तो नहीं है, तो बताओ कि आखिर तुम्हारे आखिरी शब्द क्या है। ये सुनकर वो कहता है कि कमीने, तुम्हारे अंदर कुछ जरूरत से ज्यादा ही अकड़ आ गई है। टाइजू अपने जेब से कुछ सिक्के निकाल और अपनी पॉइजनस एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि उस समय जो तुमने मेरे साथ किया था अब मैं तुम्हें वो लौटा रहा हूँ। पर ये देखकर वो अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि सिक्के, सच में ऐसा लगता है कि तुम अपने सिर के बल आकर नीचे गिरे थे, पर इस बार मैं चीज को मेक श्योर करूंगा कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। और ये कहते ही सभी लोग टाइजुन की तरफ बढ़ने लगते हैं। टाइजू सोचता है कि भले ये मेरी पहली लड़ाई है शरीर के अंदर, पर फिर भी मेरा दिमाग काफी ज्यादा काम है और मुझे लगता है कि ये टैंक गन की उन मेमोरीज की वजह से है। और भले ही माना ने मुझे रिजेक्ट कर दिया हो पर पॉइजन डीमन का पाथ वो अभी भी मुझे अच्छी तरीके से याद है और ये अच्छा है, इसलिए मैं ये कर सकता हूँ। और यही सोचकर वो जोर से अपने हाथ को झटकारता है और जितने भी सिक्के होते हैं उन सभी को फेंकता है और एक स्किल पॉइजन ब्लेड आर्ट फर्स्ट स्लैश का इस्तेमाल करता है। ये सभी सिक्के जितने भी सोल्जर्स थे उन सभी के सिर को आर पार छेदते हुए निकल जाते हैं और बस इस एक अटैक की वजह से वो तीनों के तीनों यहाँ पर मारे गए थे। जिसके बाद वो फैंटम प्रीव्यू का इस्तेमाल करते हुए तेजी से इंडोंग के पीछे आ जाता है और अपने हाथ के अंदर पॉइजनस एनर्जी को इकट्ठा करते हुए ब्लड पॉइजन पाम का इस्तेमाल कर सीधे उसकी छाती में दे मारता है। ये अटैक कुछ ज्यादा इंटेंस था कि वो टिप्पे खाकर काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर बाकी लोग कहते हैं कि कमांडर, और एक आदमी अपनी बंदूक निकालकर टाइजुन के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि मरो, पर जैसे ही वो उसके ऊपर शूट करता है तो वो तुरंत ही उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है और अगले ही पल उसका गला भी काटते हुए कहता है कि तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही स्लो थे। जिसके बाद वो चलकर टाइजुन के पास आ जाता है। टाइजुन जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी वो एक पेड़ के सहारे बैठा हुआ था। टाइजुन कहता है कि पॉइजन तुम्हारे खिलाफ वैसा ही काम कर रहा है, एक अवेकनर होने के बाद भी। वो कपकपाते हुए बोलता है कि तुम्हारे चेहरे पर तो कोई टैटू नहीं है तो आखिर तुम एक स्किल को इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हो। ये सुनकर वो कहता है कि एक स्किल, टैंगन अगर ये सुन लेता तो सच में उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता, पर सबके अलावा ये आखिरी फीलिंग को महसूस कर तुम्हें कैसा लग रहा है। ये काफी ज्यादा घटिया है, क्यों मैंने सही कहा ना। वो रो रहा था, कपकपाए जा रहा था क्योंकि उसकी आंख नाक कान सभी जगह से खून आ रहा था। वो कहता है कि लेफ्टिनेंट प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी जान को बख्श दो, पर टाइजू तो उसे गले से पकड़ लेता है और उसका गला जोर से दबा लेता है। जिसके बाद वो उसे एक हाथ से आसमान में उठा लेता है जिस वजह से उसका गला यहाँ पर दब रहा था और वो देखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। इंडोंग खांसते हुए कहता है कि तुम्हें पता भी है कि आखिर मेरे पीछे कौन है, मित्सु, पर वो उसके आगे कुछ बोल पाता उससे ही पहले टाइजू उसका गला दबा देता है और अपनी पॉइजनस एनर्जी को इस तरीके से उसके अंदर एंटर करता है कि उसका शरीर पूरे तक गल गया था। जिसके बाद वो मुस्कुराता है और कहता है कि तुम इस चीज की चिंता मत करो, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं शांति से इस चीज को खत्म कर दूं। जिसके बाद हमें शैमान एम्पायर के बारे में बताया जाता है, एक ऐसा नेशन जो कि माना के अपहेल की वजह से बना था, जो
जापान, चाइना और कोरिया के टेरिटोरीज के एक दूसरे के साथ मर्ज होने के बाद फॉर्म हुआ। और टाइजू का होम टाउन यानी पाजू वो भी शाहजहान एम्पायर का एक हिस्सा था और वो एक काफी ज्यादा छोटी सी सिटी है। और हमें पाजू डोमेन का सीन दिखता है। हमें दो लोग बात करते हुए सुनाई देते हैं, क्या टाइजू डिस्चार्ज हो गया? दूसरा कहता है कि हाँ, तो दूसरा कहता है कि हाँ, उनके ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था। ये सुनकर वो कहता है कि असैसिनेशन? उसके सामने खड़ा हुआ आदमी कहता है कि बिल्कुल, लेफ्टिनेंट इंडोंग और उनके स्क्वाड ने उसके ऊपर हमला किया था, पर टाइजू बड़ी मुश्किल से उससे बचकर वहाँ से वापस आ गया था। पर जैसे ही वो डिस्चार्ज हुआ उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गया। और लेफ्टिनेंट इंडोंग और उसका जो ग्रुप था, रिपोर्ट किया गया है कि उनके ऊपर मॉन्स्टर्स ने हमला किया और उन्हें खा लिया जब वो वहाँ से वापस आ रहे थे। पर ये सुनने के बाद किम बैंग कहता है कि पर आखिर उन लोगों ने ऐसा किया ही क्यों? तो वो आदमी बताता है कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें पता चला कि जापानीज एफिलिएटेड ऑफिसर ने एक कमीशन दिया था। ये सुनकर वो कहता है कि जापानीज एफिलिएटेड, तो मुझसे ये मत कहना कि ये मित्सुई थी। और हमें होंडा मित्सुई के बारे में बताया जाता है कि वो एक काफी ज्यादा पावरफुल जापानीज फैमिली की एक लड़की है जिसका इन्फ्लुएंस शामन एम्पायर के ऊपर भी है। और साथ ही वो इयोंग और चियोंग की माँ भी है जो कि टाइजू के हाफ ब्रदर है। और क्योंकि वो पाजू को अपने एक सुटेबल से लड़के को यहाँ पर पास डाउन करना चाहती थी, उसने हमेशा ही टाइजू का वेट किया क्योंकि वो एक माना रिजेक्ट था तो वो मारा जाए। पर क्योंकि वो 29 ईयर्स का होने के बाद भी अभी तक नहीं मरा था, इसी वजह से वो काफी ज्यादा इम्पेशेंट हो गई। तो इसलिए उसने अपने फादर इन लॉ जो कि क्यूशू से है उनसे एक असैसिनेशन के बारे में कहा। और किम बांग सोचता है कि वैसे भी वो जल्दी ही मरने वाला था, तो क्या वो थोड़े और समय तक यहाँ पर वेट नहीं कर सकती थी? ये मैटर काफी ज्यादा सीरियस है, पर पाजू एक डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर है। इसी वजह से इस तरीके के वेल्दी इन लॉज को हम लोग यहाँ पर नाराज नहीं कर सकते, हमें उनके सपोर्ट की जरूरत है। इसलिए मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे इस चीज को यहाँ पर कवर अप करना ही होगा। इसलिए वो उस आदमी से कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और जैसे ही वो आदमी वहाँ से चला जाता है तो वो खड़ा होते हुए सोचता है कि टाइजू एक माना रिजेक्ट था, तो वैसे भी माना कि ओवरलोड होने की वजह से वो मरने ही वाला था, पर न जाने कैसे वो 29 ईयर्स तक जी गया। पहले से ये एक मिरेकल था। इसी वजह से मित्सुई के एक्शंस ने यहाँ पर अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया। पर मुझे लगता है कि योंग और चियोंग के लिए मुझे इस चीज को यहाँ पर नजरअंदाज करना ही होगा, जो कि आगे चलकर इस टेरिटोरी को इनहेरिट करेंगे टाइजू के बजाय, जो कि जल्दी ही मरने वाला है और वो मिसिंग है। तो मुझे लगता है कि शायद हम लोग कभी भी उसे फिर से दोबारा नहीं देखेंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि मुझे उसे ढूंढने के लिए नहीं जाना चाहिए, जिससे वो अपनी बाकी बची हुई जिंदगी खुलकर जी सके। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि टाइजू अपना बैग लेकर एक सिटी के सामने खड़ा हुआ था। वो कहता है कि तुम तो यहाँ से पूरे गुरिये को देख सकते हो। तो उसके पीछे खड़ा हुआ एक आदमी उससे कहता है कि हे किम, क्या तुम गुरिये का फुल व्यू पहली बार देख रहे हो? वो कहता है कि बिल्कुल बॉस, मुझे यहाँ पर आए हुए लंबा समय नहीं हुआ है। ये सुनकर वो कहता है, क्या इसका मतलब तो तुम्हें ये पता भी नहीं होगा कि आखिर सिटी में किस तरीके से रहते हैं? तो वो कहता है कि शायद थोड़ा बहुत तो मुझे नहीं पता। जिसके बाद वो गुरिये के बारे में बताता है जो कि एक फ्री सिटी है, पर इसे एक समय पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता था, जो कि आज से 3 साल पहले हुआ करता था। पर उसके लिए बस अब ये एक छोटी सी सिटी बनकर रह गई है। पर सारी चीजें बदल गई जब से वो शाहजहान एम्पायर के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। और जो ये जिरीसान है, असल में यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स है जिनके साथ यहाँ पर डील करना पड़ता है। इसी वजह से एम्पायर ने गुरिये को एक फ्री सिटी डिक्लेयर कर दिया। और जो टैक्स ब्रेक था वो मॉन्स्टर्स के बाय प्रोडक्ट हुआ करते थे, पर इसे काफी समय तक एक इलीगल एक्टिविटी माना जाता था। पर जैसे ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ से हटी, उसके बाद से अवेकन्स यहाँ पर काफी तेजी से आना चालू हो गए और मॉन्स्टर्स के हंट को काफी तेजी से बढ़ा दिया गया। और इसी तरीके से न जाने वो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन देता है जो सुनकर टाइजून के कान से खून आना चालू हो गया था। वो कहता है कि मुझे समझ में आ गया, पर वो आदमी था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और उसकी पूरी बातें सुनने के बाद वो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और वो आदमी आगे कहता है कि अगर तुम्हें कोई और क्वेश्चन हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। और टाइजू सोचता है कि ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही बात करता है, पर यह है एक अच्छा इंसान जो कि दूसरों का ख्याल रखता है। और वो अपना फ्लैशबैक याद करता है कि किस तरीके से उसके ऊपर मिलिट्री का एक असैसिनेशन हुआ था। जिसके बाद जैसे वो वहां से डिस्चार्ज हुआ तो उसने अपने सारे रिश्ते तोड़े और वो एक ऐसी जगह ढूंढने लगा जहाँ पर वो और ज्यादा ताकतवर बन सके। जिसके बाद उसने गुरी द फ्री सिटी ढूंढी। असल में इंपीरियल अथॉरिटी यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर है, इसी वजह से मेरी फैमिली को मेरी लोकेशन ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल तो जरूर होगी। और यहाँ पर कई सारे पॉइजनस मॉन्स्टर्स और टॉक्सिक हर्ब्स हैं जिनको डील कर मैं अपनी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग को कर सकता हूँ। मार्शल आर्ट अभी भी मेरे लिए थोड़ी सी अजीब है जिसको मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। बस मेरे मरने से थोड़ी देर पहले ही मुझे एक फेथफुल गिफ्ट मिला सोल शेयरिंग का। टेंगन जो कि मरीन वर्ल्ड का एब्सोल्यूट पॉइजन डीमन था, उसने अपनी सोल मेरे साथ शेयर करी और साथ ही अपना नॉलेज भी। और मिस्टर सुई जिसने मुझे मारने की कोशिश करी, आखिर में उसने मेरे ऊपर एक फेवर ही कर दिया। पर अभी भी मेरे पास इतनी ज्यादा ताकत नहीं है और न ही इतना ज्यादा पैसा है कि मैं उसके खिलाफ खड़ा हो सकूं। इसलिए मुझे यहाँ पर काम करना होगा एज अ पॉटर, जिससे मैं थोड़े बहुत पैसे कमा सकूं। वो अपने ख्यालों में था, तभी वो आदमी उससे कहता है कि हे टाइजू, तुम बताओ तुम्हें कौन लगता है कि यहाँ पर कौन सबसे ज्यादा ताकतवर होगा? तो वो कहता है कि ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। वो कहता है कि तुम वहाँ पर एक फीमेल सोर्स वुमन को देख रहे हो, उसका नाम ली हा न्यूल है। वो एक प्रो अवेकनर है और साथ ही एक फुल ऑन रेगुलर रैंक भी। वो कहता है कि वाओ, पर देखने में तो वो काफी ज्यादा यंग है, ये काफी इंप्रेसिव है। और साथ ही वो सोचता है कि रेगुलर रैंक एक बिगिनर रैंक से काफी
काफी ऊपर होती है। इसका मतलब वो इन डोंग से ताकतवर है। पर रुको, आखिर उसका माना फ्लो इस तरीके का क्यों दिख रहा है? उसकी हालत काफी अजीब सी लग रही थी और कुछ ही देर में उसको चक्कर आने लगते हैं। उसकी आंखें पूरे सफेद हो जाती है और धड़ाम वो लोगों के सामने गिर जाती है। ये देखकर सभी लोग कंफ्यूज रह गए थे। वो कहते हैं कि आखिर ये क्या था, और वो वहाँ पर भिनभिनाते हुए एक मॉन्स्टर को देखकर कहते हैं कि ये तो एक वेटरन 3 स्ट्रिप मॉस्किटो है। कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर तुम इसे अपने आप को काटने मत देना। पर टाइजू सोचता है, क्या एक मॉस्किटो? तभी एक मेज आगे बढ़ते हुए कहती है कि हटो, मैं उसे डील करती हूँ। ये लाल वालों वाली मेज अपने मैजिक इस्तेमाल करते हुए एक फायर बॉल बनाती है और ये इंटेंस फायर बॉल सीधे जाकर उसे टकराती है और वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। टाइजू भी ये देखकर कंफ्यूज रह गया था और वो कहता है कि आखिर सभी लोग इतने ज्यादा फ्रीक क्यों कर रहे हैं, यार इतने ज्यादा क्यों डरे हुए हैं। वो आदमी बताता है कि अगर उस मच्छर ने गलती से भी तुम्हें काट लिया तो कुछ देर के लिए जो तुम्हारा माना है वो पूरे से डिसअपियर हो जाएगा, और अगर बैठ के सिनेरियो रहा तो तुम तुरंत ही वहाँ पर पास डाउन हो जाओगे, जैसा कि इसके साथ हुआ है। और ऐसी कई सारी पार्टीज है जो कि तुरंत ही यहाँ पर खत्म हो गई, बस केवल एक मच्छर के काटने की वजह से। इसी वजह से सभी लोगों को इस चीज की काफी ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। टाइजू सोचता है कि बॉस की जो डिस्क्रिप्शन है वो टेंगन के पॉइजन से काफी ज्यादा मैच कर रही है, तो क्या मुझे इस मौके का फायदा उठाकर इसे पॉइजन स्पिरिट आर्ट के इस्तेमाल कर चेक करना चाहिए। और वो उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? और वो कंफ्यूज था क्योंकि बाकी लोगों के हाथ कपकपा रहे थे। वो घबराते हुए कहते हैं कि डैम इट, ये तो मॉस्किटो जोन भी नहीं है। टीम लीडर, हमारे पास बग प्रूफ गियर्स भी नहीं है, हम लोगों को यहाँ से वापस चलना चाहिए। वो कहता है कि हमारी प्रो ली वो भी यहाँ पर हार चुकी है, तो शायद यही हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। पर तभी उसे झाड़ियों में से किसी की खड़खड़ाने की आवाज आती है। ये सुनकर वो कंफ्यूज रह गया था, जिसके बाद वो अपनी टीम से कहता है कि जल्दी से सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। पर उसके अंदर से तो एक क्यूट सा रैबिट निकल कर आता है। ये देखकर वो कहता है कि रुको, ये तो बस एक रैबिट है, ठीक है सभी लोग रिलैक्स हो जाओ, हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं। पर अगले ही पल उनके गले के ऊपर हमला होता है और उन दोनों के गले यहाँ पर कट जाते हैं। वो लाल वाली मेज ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक और कंफ्यूज रह गई थी, और एक बड़ी सी एक्स जिसके ऊपर उनका खून लगा हुआ था। ये देखकर वो लोग घबराते हुए कहते हैं कि ये तो ऑर्क है, और उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। और तभी वो रोर करता है और उसके रोर करते ही वो सभी बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं। वो लाल वाली मेज जल्दी से उन लोगों से कहती है कि मैं तुम लोगों के लिए समय निकालती हूँ, तुम लोग जल्दी से जितने भी घायल है उन सभी को लो और यहाँ से निकल जाओ। ये देखकर वो पॉटर टाइजू से कहता है कि जल्दी करो, पर वो कहता है कि तुम्हें मेरे बिना जाना होगा, मैं यहीं पर रुकूंगा। वो आदमी कहता है कि अगर तुम ये क्या बात कर रहे हो, ये हम लोगों की लड़ाई नहीं है। पर वो कहता है कि यहाँ पर ये कई सारे हैं, मुझे उसकी मदद करनी होगी। और वो उस लड़की को उस आदमी के कंधे पर रख देता है और कहता है कि तुम इसका ख्याल रखना। वो आदमी कहता है कि सीरियसली, पर तुम यहाँ पर रुकते हो या फिर नहीं, इससे कोई खास अंतर नहीं आएगा। पर वो कहता है कि यहाँ पर इस चीज का समय नहीं है, प्लीज जल्दी से जाइए, मैं बस कुछ देर के लिए यहाँ पर बैकअप प्रोवाइड कर सकता हूँ। वो कहता है कि ठीक है, जल्दी वापस आना, मरने की हिम्मत भी मत करना। तो ये सुनकर कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो। और वो सोचता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये ऑर्क की जो मूवमेंट है ऐसा लगता है कि वो कुछ दिनों से ज्यादा कोऑर्डिनेटेड है। वो लड़की फायर लीश का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर हमला करती है और कहती है कि मरो, और वो उससे कहती है कि जरा पीछे देखो। और साथ ही वो सोचती है कि एक पॉटर यहाँ पर रह गया, इसलिए वो उससे कहती है कि अगर तुम क्या सोच रहे थे जो तुम यहाँ पर रुक गए। जिसके बाद वो फायरवॉल बनाकर उसे पीछे की तरफ धकेल देती है। पर टाइजू बड़े आराम से खड़ा होकर ये सब देख रहा था और वो ये देखकर कंफ्यूज रह जाता है और वो उसे कहता है कि जल्दी अपने पीछे देखो, क्योंकि वो ऑर्क अपनी बड़ी सी एक्स के साथ उसके गले के ऊपर हमला करने वाला था। जिसके बाद से शिफ्ट होता है और हमें इमॉर्टल रेल्म दिखाते हैं, एक ऐसा आइलैंड जो कि आसमान में उड़ रहा था और उसके आसपास भी और भी कई सारी छोटी छोटी चट्टानें उड़ रही थी जिनके ऊपर पेड़ लगे हुए थे। टाइगुन आराम से वहाँ पर बैठा हुआ ये सब देखते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर आए हुए 1 महीना हो चुका है, पर ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती अगर मैं टाइजू से नहीं मिला होता, क्योंकि उस दुनिया के नॉलेज जिसे धरती कहते हैं जो कि मुझे सोल शेयरिंग से मिली थी, उसकी वजह से ही मैं एलाइटमेंट की एक न्यू लेवल पर पहुंच गया। और उसके बाद आखिरकार मैंने ट्रांसेंडेंट लेवल को यहाँ पर अचीव कर लिया, जिसके लिए जिंदगी भर मैं भागता रहा था। पर साथ ही वो गुस्सा होते हुए सोचता है कि मुझे इस चीज के बारे में पता होना चाहिए था कि ये इमॉर्टल रेल्म कि ये एक ऐसी जगह हो सकती है जो कि पूरी तरह पागलों से भरी हुई है। जरा इस जगह को देखो, यहाँ पर जो आखिरी इंसान है उसका भी दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है। सेक्ट फाउंडर, लेजेंडरी मास्टर, ये सारे के सारे एक जैसे हैं। और वो उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि जरा रुको, तुम बेकार से सोर्ड इमोर्टल कहीं के, मैं आगे सोर्ड इमोर्टल, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम पागल कहीं के। और टाइगन देखकर कहता है कि सच में ये सभी बेशरम जानवर हैं। और अब सोचकर मुझे हंसी आती है कि मैं अपनी सारी जिंदगी इस जगह पर आने के लिए परेशान होता रहा था, पर फिर भी वो किस्मत से जुड़ा हुआ कनेक्शन था जो कि मुझे यहाँ पर लेकर आया। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इसकी अच्छी तरफ को ही देखना चाहिए। और वो टाइजन के बारे में सोचता है कि आखिर वो किस तरीके से कर रहा होगा। हम दोनों की आत्माएं एक जैसी हैं, पर हम दोनों के हालात एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है। मैं जो कि मरीन वर्ल्ड का एक एब्सोल्यूट मास्टर बन गया, पर वहीं दूसरी तरफ वो एक रिजेक्टर की तरह अपनी जिंदगी जीता रहा जिसको सभी लोग काफी ज्यादा कम आंकते थे। पर अब मुझे उम्मीद है कि तुमने खुशी पाली होगी उन पावर से जो कि मैंने तुम्हारे लिए दी है। और अगर तुम मास्टर रेल्म को यहाँ पर सरपास करना चाहते हो जो कि मैंने तुम्हारी मेमोरी के अंदर देखा था, तो कम से कम तुम्हें इस पॉइजन आर्ट के 7 स्टार तक पहुँचना होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम काफी ज्यादा जल्दी वहाँ पर पहुँच जाओगे।
और अगर किस्मत रही तो हम दोनों जरूर एक दूसरे से फिर मिलेंगे। पर जब तक वो दिन आएगा तब तक मैं बिजी हूँ अपने मन की शांति ढूंढने के लिए, और उस दिन में एक और नई चीज होगी जो कि मैं तुम्हें दूंगा। पर तभी उसकी सिर से कोई चीज आकर टकराती है जिस वजह से उसको गुस्सा आ रहा था। और सोड इमोर्टल कहता है तो बताओ आखिर ये ट्रू सोड राइटिंग टेक्निक तुम्हें कैसी लगी पॉइजन फ्रीक, और कब से तुम ये खंजर फेंकते रहते हो? क्या तुम सोर्ड्समैनशिप को काफी ज्यादा कम आंकते हो? पर उसकी बात सुनकर टाइगन उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि मैड सोड मैं तुझे कसम से यहाँ पर मार दूंगा, और ये सुनकर वो हंसने लगता है। यानी इमोर्टल वर्ल्ड में टाइम पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। दूसरी तरफ फिर से हमें वही सीन दिखाते हैं जहाँ पर उस लाल बालों वाली लड़की के ऊपर हमला हो रहा था। पर ये देखते से टाइजन उन लोगों के बीच में आ जाता है और एक चॉप से उस लड़की को बेहोश कर देता है और सोचता है कि रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक बड़े एरिया के अंदर हिडन वेपन टेक्निक को इस्तेमाल करना जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था। और वो अपने पास से कुछ सिक्के निकाल कर सीधे उन सभी के ऊपर फेंकता है और एक एक करके वो सभी के सभी सीधे उन सभी के माथे में टकराते हैं, जिसकी वजह से उन सभी के सिर में छेद हो गया था और वो सभी के सभी मारे जाते हैं। और वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि बस एक ही बार में ये सभी के सभी मारे जाएंगे, पर फिर भी मैं सेटिस्फाई हूँ। पर साथ ही वो उस मेज के बारे में सोचता है कि आखिर अब मैं इसका क्या करूँ। मैं उसे बचाने के लिए इतने ज्यादा जल्दी में था कि मैंने गलती से उसे यहाँ पर बेहोश कर दिया। वैसे अभी इस चीज का कोई फायदा नहीं है कि अगर लोगों को इस चीज के बारे में पता भी चल जाता है कि आखिर मेरे अंदर कितनी ताकत है। और इसके अलावा भले ये सभी ऑक है पर इनके अंदर की जो मानक कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा हैंडल होगी। एक पॉटर जिसके ऊपर कोई भी टैटू नहीं है उसने सभी को यहाँ पर खत्म कर दिया, उसके ऊपर तो शक जरूर होगा और शायद ये बात मेरे फादर के कान तक भी पहुंच सकती है बिना किसी रीजन के। इसलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा उससे पहले कि कोई मुझे देख ले। पर ये सोचकर वो काफी ज्यादा खुश होता है कि एक महीने पहले एक माना रिजेक्टर, और अब देखो मैं इस चीज के बारे में यहाँ पर चिंता कर रहा हूँ कि किसी को मेरे बारे में पता न चल जाए। ये बदला बस केवल टैंगुन से मिलने के बाद ही हुआ है। मेरी जिंदगी टैंगन से मिलने के बाद सच में पूरे से बदल चुकी है और चीजें और भी ज्यादा बेकार हो जाए उससे पहले मुझे सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करनी होगी। और हिडन वेपन सच में काफी ज्यादा दिक्कत देते हैं और एक बार फेंकने के बाद ये बेकार हो जाते हैं, इसलिए इनको बार बार बनाना थोड़ा सा मुश्किल भी है। पर अपेरेंटली 7 स्टार पर पहुंचने के बाद ये चीजें बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं रहेंगी, इसलिए जितने ज्यादा जल्दी हो सके मुझे उतना ज्यादा ताकतवर बनना होगा। पर वही उसका ध्यान जाता है कि उसका एक सिक्का कम था, इसलिए वो सोचता है कि आखिर वो कहाँ है। मुझे याद है कि मैंने इसी डायरेक्शन में एक फेंका था और उसे देखता है कि वो एक पेड़ के अंदर धंसा हुआ था, और इसलिए जैसे वो उसे निकालने के लिए जाता है तभी उसका ध्यान उस मच्छर के ऊपर जाता है जो कि उड़ रहा था, इसलिए जल्दी से वो अपने हाथ से उसे पकड़ लेता है और वो सोचता है कि इस एरिया के अंदर इस तरीके के मच्छर नहीं होने चाहिए थे। और ये तो वही मच्छर है जिसने उस लड़की को काटा था। पर जैसे इस मच्छर का जो वेनम है वो मेरे शरीर के अंदर एंटर किया तभी मेरी इंटरनल एनर्जी यहाँ पर शटर होना चालू हो गई। पर एक अवेकनर के लिए उसका माना यहाँ पर धीरे धीरे कर यहाँ पर गायब होना चालू हो जाता है, जैसा कि मुझे लगा था कि इसके अंदर का जो जहर है वो बिल्कुल मुरीन वर्ल्ड की उस पॉइजन की तरह है, एक ऐसा वेपन जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता और ना ही इसका किसी के पास एंटीडोट है, और इसलिए यहाँ पर प्रोटेक्टिव गियर के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। पर अगर मैं इसके एग्जैक्ट कंपोनेंट्स को ढूंढ लेता हूँ तो मैं टैंगन के नॉलेज का इस्तेमाल कर इस एनर्जी से एक एंटीडोट बना सकता हूँ। बिल्कुल मुझे उन हर्ब्स को ही तो ढूंढना है इस दुनिया के अंदर जिनकी प्रॉपर्टीज मुरीन वर्ल्ड के अंदर पहले वैसी थी, और इसके लिए मैं बिल्कुल भी नहीं रुक सकता। मुझे इसे खाना होगा जिससे मैं इस चीज के बारे में पता लगा सकूं। और यही सोचकर वो उसे कच्चा चबा जाता है। सच में उसको इस तरीके से देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, पर तुरंत ही उसे एंटीडोट के बारे में पता चल गया था। वो कहता है कि ये काफी अच्छा है कि जो इसकी कंपोनेंट्स है वो काफी ज्यादा सिमिलर है, और अगर मैंने वो सही हर्ब्स यहाँ पर ढूंढ ली तो मैं उसका एंटीडोट बना सकता हूँ। अब मुझे पैसे की खुशबू आ रही है, सच में ये काफी ज्यादा कीमती होने वाला है। और अब जैसे ही मैं यहाँ से वापस जाऊंगा उसके बाद मुझे कुछ टेस्ट करने होंगे, और वो इस चीज के बारे में सोच रहा था। पर तभी उसे धम धम की कुछ आवाज आती है। ये देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज था, और जैसे ही वो साइड में देखता है तो वो सरप्राइज रह गया था क्योंकि एक और बड़ा सा मॉन्स्टर जिसके कंधे पर एक काफी ज्यादा बड़ी सी एक्स रखी हुई थी जो कि साइज में उससे काफी ज्यादा बड़ा था। वो कहता है क्या एक एलिट ओगर अचानक यहाँ पर कैसे शो हो सकता है? और वो बड़ा सा ओगर अपनी लाल चमकती आंखों के साथ कहता है कि इंसान इसे मार दो। और वो कहता है कि ये तो एक एलिट ओगर है जो कि यहाँ पर बात तक कर सकता है। इसका मतलब ये एक एलिट अवेकनर है, एक ऐसा वर्जन, एक ऐसा मैजिकल बीस्ट जिसके बारे में मैंने केवल रूमर सुने थे, पर यूजुअली ये तो उनका जोन है भी नहीं। पहले वो मॉस्किटो, उसके बाद वो ओगर्स, और उसके बाद ये एक एलिट। आखिर असल में यहाँ पर हो क्या रहा है? वो यही सोचकर काफी कंफ्यूज था। तभी वो एलिट उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि इंसान मरो, पर वो सही समय पर उसे देखकर जल्दी से जंप कर जाता है और इसे बच जाता है। पर इस अटैक की वजह से जो उसकी वेव थी वो कुछ जोर से ज्यादा ही डेविस्टेटिंग थी। उसने काफी दूर तक वहाँ पे एक काफी ज्यादा लंबी रेखा बना दी थी। उसकी स्ट्रेंथ को देखने के बाद वो भी काफी ज्यादा डर गया था। वो कहता है कि मुझे इस चीज के ऊपर यकीन नहीं हो रहा, कम से कम ये एक एक्सपर्ट रैंक का मॉन्स्टर होगा। मेरे पास अभी मौका है कि मैं इसके ऊपर हमला कर सकता हूँ। अगर ये इसके ऊपर काम कर गए तो मुझे वाटर्स को सबसे पहले इसके ऊपर टेस्ट करना होगा। और ये कहकर वो अपने फ्लाइंग डैगर आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अपने सिक्कों को फेंकता है, पर वो ओगर उसे देख लेता है और तुरंत ही अपने आप को हार्ड कर लेता है, जिस वजह से इस अटैक का उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ा था, बल्कि उसके वो सिक्के उसे टकरा कर यहाँ पर तबाह हो गए थे। ये देखकर वो सोचता है कि जैसा कि मुझे लगा था, यहाँ तक सिंगल फ्लैश जो कि मेरे सबसे ज्यादा ताकतवर हिडन वेपन आर्ट्स में से एक है वो भी इसके ऊपर काम नहीं किया। डैगर शावर
स्प्रेड, उसकी भी अटैक पावर इसके ऊपर काम नहीं करी तो ये भी इसके ऊपर काम नहीं करेगा। पर मुझे लगता है कि वो पॉइजन है जो कि मेरे ब्लड सील पॉइजन पाम से होगा वो शायद इसके लिए काफी होगा। पर अगले ही पल वो बहुत जोर से रोर करने लगा था। ये देखा वो परेशान होते हुए कहता है कि डैम इट, आखिर अब मैं क्या करूं, मैं अपने दुश्मन के सामने इस तरीके से हेजिटेट नहीं कर सकता। और वो सोचेगा कि बस मेरा एक अटैक यहाँ पर काम नहीं किया, इसी वजह से मैं इतनी ज्यादा चिंता कर रहा हूँ। टैंगन को जब इसके बारे में पता चलेगा तो वो सोचेगा कि सच में कितना ज्यादा पैथेटिक हूँ, मैं कुछ दिनों से ज्यादा ही कॉकी हो गया क्योंकि मैंने कुछ और को काफी ज्यादा आसानी से यहाँ पर हरा दिया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर मेरे रास्ते में क्या खड़ा हुआ है, मुझे कैसे भी कर बस उसे हराना ही होगा। और ये कहकर वो जंप करते हुए उसके ऊपर हमला करता है और कहता है क्योंकि यही एक तरीका है जिससे मैं एब्सोल्यूट पॉइजन डीमन बन सकता हूँ। और वो ब्लड सील पॉइजन पाम का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है। तो ये देखकर वो भी अपनी बड़ी सी एक्स को घुमाता है और उसकी एक्स और उसकी पाम एक दूसरे से टकराती है। टाइजन को इसकी वजह से बैकलैश का सामना करना पड़ता है और वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। हमें दिखता है कि उस एलिट ओगर की एक्स लगभग पूरी तबाह हो चुकी थी, पर टाइजू अपने घुटनों के बल आ गया था। वो खून खांसते हुए सोचता है कि ये कुछ दिनों से ज्यादा ही सैलो था, पर देखा जाए तो उसकी मेन बॉडी के ऊपर एक भी डैमेज नहीं हुआ है। पर अगर चीज इसी तरीके से होने वाली है तो मुझे कैसे भी कर बस तुम्हें बार बार यहाँ पर हराना होगा। जिसके बाद वहाँ पर हमें एक तलवार दिखती है और अगले पल उस एलिट के ऊपर कई सारे हमले होते हैं और उसके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। टाइजू ये देखने के बाद शौक से रह गया था। वो कहता है कि आखिर ये क्या था। वो सोचता है कि एक एलिट के उसने कितने ज्यादा आसानी से यहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस तरीके के स्किल वाला जरूर कोई मास्टर रैंक का ही होगा, मुझे तुरंत ही यहाँ से निकल जाना चाहिए था, पर एलिट ने मुझे यहाँ पर रोक दिया। अब आखिर ऐसा कौन सा बहाना है जो कि मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। और वो कहता है कि हे क्या तुमने ये किया है, और वो उन बाकी सभी ओगर्स के बारे में कह रहा था, पर मुझे तुम्हारे चेहरे पर कोई भी टैटू नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये तो पक्का है कि तुम कोई अवेकनर नहीं हो। तो आखिर तुम्हारे जैसे कचरे का टुकड़ा इस तरीके से ओगर्स को खत्म कैसे कर सकता है। टाइजू थोड़ा सा घबराया हुआ था, इसी वजह से वो उसको कोई भी जवाब नहीं देता। और वो आदमी कहता है कि हे मुझे जवाब दो, आखिर तुम कौन हो। और ये विजिलेंटी कैप्टन है नोगोडांग गिल्ड मास्टर जिसका नाम जुन हाक है। और वो सोचता है कि मुझे फेमिलियर सी फीलिंग आ रही है, अथॉरिटेटिव टोन, मार्शल पावर एंड मास्टर रैंक, डेफिनेटली ये कोई आम इंसान नहीं है, मुझे यहाँ पर काफी सावधानी से अपने शब्दों को चुनना होगा। वो कहता है कि सबसे पहले तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई। तभी पीछे से उसके बॉस और बाकी लोग आ जाते हैं जो कि उससे कहता है कि हे क्या तुम सेफ हो। वो कहता है कि बॉस, और भागकर वो उसके पास चला जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि कार्गो के बारे में बात कर रहा था। तो ये सुनकर वो कहता है क्या कार्गो। वो कहता है कि हाँ, इस जेंटलमैन ने मुझे यहाँ पर बचा लिया सही समय पर। ये सुनकर वो कहता है कि ये जेंटलमैन, और जैसे ही वो उस आदमी को देखता है तो वो कहता है क्या जुनहाक। और वो अपनी तलवार को वापस रखते हुए कहता है कि भूल जाओ, जल्दी से क्लीन अप क्रू को यहाँ पर बुलाओ और सारी चीजों को सही करो। और वो आदमी टाइजू को बताता है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि ये सिटी एक फ्री सिटी है, इसलिए यहाँ पर एंटीन्यूमस कम्युनिटी का ज्यादा दबदबा है इंपीरियल फैमिली की बजाय। और जिनहाक उन 3 गिल्ड मास्टर्स में से एक है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा रेपुटेशन को पोजेस करते हैं। और उसके अलावा वो एक मास्टर रैंक अवेकनर है जो कि नोगोडान गिल्ड को यहाँ पर चार्ज करते हैं जो कि पब्लिक सिक्योरिटी के लिए है। हमारे जैसे पॉटर्स इस तरीके की गिल्ड को यहाँ पर ट्रिब्यूट पे करते हैं हमारी सेफ्टी के लिए। जुनहाक कहता है कि ठीक है तुम्हारा बहुत हो गया। तो वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर फिर से बड़बड़ा रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और टाइजू जल्दी से आकर इनका शुक्रिया करो। वो भी उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। मैं एक पॉटर हूँ जो कि थोड़े समय पहले ही गुरिये सिटी के अंदर आया है। जुनहाक कहता है कि एक पॉटर, यानी तुम ये कह रहे हो कि तुमने इतने सारे ऑक्स को यहाँ पर नहीं मारा है। वो हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो एक बार छोटा सा पॉटर हूँ, इन सभी ऑक्स को तो इस मेज ने मारा था। और उसकी माना के खत्म हो जाने की वजह से ये यहाँ पर थककर हार गई। तभी एलिट ओगर यहाँ पर आ गया और उसके बाद आपने आकर उसे यहाँ पर हरा दिया। फिर उसकी टीम की एक लड़की उससे कहती है कि मास्टर, हमने यहाँ पर सर्वाइवर्स को सिक्योर कर लिया है और क्लीन अप क्रू जल्दी यहाँ पर आ जाएगा, तो हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है चलो चलते हैं। पर तभी उसके दिमाग में एक चीज आती है और वो कहता है क्योंकि तुम इस ग्यूरी सिटी के अंदर अब से घूमने वाले हो तो मैं तुम्हें एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई भी दिक्कत खड़ी मत करना, क्योंकि अगर हम लोग फिर से दोबारा मिले और वो कोई बुरी सी सिचुएशन हुई तो तुम बिल्कुल सिंगल पीस में नहीं जा पाओगे जैसा कि आज तुम यहाँ से जा रहे हो। और ये कहकर वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। वो आदमी लंबी सी सांस लेते हुए कहता है कि बिल्कुल हम लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। जिसके बाद वो टाइजू से कहता है कि सच में आज तो तुम बच गए, अगर तुम इस आदमी की बुरे साइड पे चले जाते तो ग्यूरी सिटी के अंदर तुम्हारी जिंदगी पूरे से खत्म हो जाती, तो आगे से इसे अवॉइड करने की कोशिश करना। टाइजू सोचता है कि इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा सा बेकार है, पर क्या सच में ये इतना ज्यादा बुरा है। वो कहता है कि असल में ये एक गिल्ड का मास्टर है, वो भी बस केवल नाम के लिए, पर असल में ये क्रिमिनल से पैसे लेता है जिससे ये उनके ऊपर ध्यान न दे। ये बस अपनी रेपुटेशन बनाए रहने के लिए लोगों के सामने आकर थोड़ी बहुत पेट्रोलिंग करता है। और मैं बस इसे इसलिए यहाँ पर लेकर आया क्योंकि मैं काफी ज्यादा जल्दी में था और गलती से इससे टकरा गया, वरना मैं किसी और को ही यहाँ पर लेकर आता। तो ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा मैं समझ गया। और साथ ही वो टाइजून से कहता है कि तुम्हें नेचुरल डिजास्टर अच्छे लगते हैं, यही अच्छा होगा कि तुम ऐसी चीजों में फंसना बंद कर दो। अब चलो जल्दी से हमारे कार्गो को लेते हैं और नीचे चलते हैं, इससे पहले कि हम लोग काफी ज्यादा लेट
लेट हो जाए। तो वो हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल, और वो उस कार्गो को उठाते हुए सोचता है कि वो जाई हक अगर बीच में नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतने ज्यादा बड़े खतरे में वैसे भी था। पर सोल लिंक को बस केवल 1 महीना ही हुआ है, पर आखिर इतने समय से मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? क्या सच में ये सब इसी वजह से था क्योंकि मैंने अपनी किस्मत जो कि एक रिजेक्टर की थी उससे निकल गया था और इस पावर को आसानी से ऑब्टेन कर लिया, और एक अवेकनर को बस एक बार पीटने के बाद मैं कुछ जरूरत से ज्यादा ही एरोगेंट हो गया था। सच में ये सोच कर मुझे काफी ज्यादा शर्म आ रही है, पर अगर 10 गन यहाँ पर होता तो चीजें सच में काफी ज्यादा अलग होती। इसलिए मैं कसम खाता हूँ कि मुझे और ज्यादा ताकतवर बनना होगा। और टाइजू हमें सिटी के बारे में आगे बताता है कि सिटी को जिस तरीके से बनाया गया है वो काफी ज्यादा अच्छा है, पर फिर भी इसके अंदर काफी ज्यादा कमियां हैं, और सबसे ज्यादा बड़ी कमी है यहाँ के हॉस्पिटल की, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक आदि है जो कि थोड़ा सा ढंका है, और सिटी के काफी ज्यादा खतरनाक होने के बाद भी जो डॉक्टर्स है वो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आते हैं। और यूजुअली जो लोग कॉल करते हैं और तुरंत ही यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी कर भागने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर ज्यादातर लोग ऐसे लोगों को अवॉइड करते हैं, और इसी की वजह से यहाँ पर जितने भी ड्रग स्टोर्स है और फार्मेसीज है उनकी संख्या कुछ जरूरत से ज्यादा ही है। और इसी बैकग्राउंड की वजह से यहाँ पर जितनी फार्मास्यूटिकल्स है उन सभी को अथॉरिटी है कि वो प्रिस्क्रिप्शन भी इशू कर सकते हैं। इसी वजह से वो यहाँ पर ड्रग्स को सेल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एम्पायर की मिनिस्ट्री ऑफ द फूड ड्रग सेफ्टी की वजह से यहाँ पर अथॉरिटी दी गई है, और साथ ही म्युनिसिपल कम्युनिटी से भी। और इसी वजह से उनका जो बिजनेस है वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही बूम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितनी मेडिकल्स है उनके इफेक्ट पूरे से प्रूवन है। इसीलिए किसी भी बेकार से हॉस्पिटल के अंदर जाने के बजाय लॉजिकली वो उनके ऊपर भरोसा करते हैं, और इसी वजह से मैं भी यहीं पर आया हूँ जिससे मैं म्यूटेटेड 3 स्ट्रिप मॉस्किटो का एंटीट्यूड यहाँ पर बेच सकूं। और 1 महीने से मैं इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सफर कर रहा हूँ। एक पॉटर की तरह दिन में काम करता हूँ, जिसके बाद बचे हुए समय के अंदर इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करता हूँ, और फिर अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस रात में करता हूँ जिसे मैं कल्टीवेट कर सकूं। और एक एंटीडोट को बनाने के लिए डिसेंट सा कंट्रोल होना चाहिए, जिसके लिए मुझे पॉइजन स्पिरिट आर्ट के 3rd स्टेज तक पहुंचना पड़ा, जो कि एब्सोल्युटली नेसेसरी था। अब देखा जाए कि मैं 3rd स्टेज तक पहुंच चुका हूँ, इसकी वजह से अब कोई भी ऐसा नहीं है जो कि ऐसे ही आकर मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी कर सके। और अगर मैंने इस डील को भी यहाँ पर सिक्योर कर लिया तो मुझे आगे चलकर पैसे की भी चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। और वो अपने सामने एक बड़ी सी फार्मास्यूटिकल कंपनी को देखते हुए सोचता है कि अब समय है यहाँ पर अमीर बनने का। और अब जैसे ही वो अंदर आता है तो एक लड़की उसका भी एक ड्रग स्टोर के अंदर स्वागत करती है, और वो पूछती है कि बताइए आखिर मैं आपके लिए यहाँ पर क्या कर सकती हूँ। वो उससे पूछता है कि बाई चांस क्या तुम यहाँ की ओनर हो? तो ये सुनकर वो कंफ्यूज थी, कहती क्या? तो वो बताता है कि असल में मैं यहाँ पर खरीदने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए आया था। ये सुनकर वो हंसते हुए थोड़ी सी कंफ्यूज साइड में देखती है, और वहाँ पर साइड में खड़ा हुआ एक आदमी बूढ़ा सा वो खांसते हुए कहता है कि असल में मैं यहाँ का ओनर हूँ, तो तुम मुझसे यहाँ पर बात कर सकते हो। और इसका नाम बाक हांग पयो है, जो कि इस ड्रग स्टोर का सीईओ है, और साथ ही एक ऑर्फनेज का डायरेक्टर भी। वो उसे कहता है कि हेलो, मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि मैं एक ड्रग बेचना चाहता हूँ जो कि मैंने बनाया है। हांग पयो ये सुनकर मुंह बनाते हुए सोचता है क्या फिर से कोई स्कैमर हर दिन कोई ना कोई नया यहाँ पर उठकर आ जाता है, इसलिए वो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान न देते हुए कहता है कि मैं चीज के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम सिटी में काफी लंबे समय से नहीं हो, पर अगर तुम पैसे बनाना चाहते हो तो तुम्हें लेबर मार्केट के अंदर जाना चाहिए। पर वो बताता है कि ये एंटीडोट है उन मॉस्किटोज का। पर हांग उससे कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं खरीदने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पर जैसे उसका ध्यान इस चीज के ऊपर जाता है तो वो कंफ्यूज रह गया था। वो कहता है कि एंटीडोट किस चीज के लिए? वो बताता है कि म्यूटेटेड 3 स्ट्रिप मॉस्किटो का एंटीडोट है ये, और वो बताता है कि इसे पीना होता है और इसे तुम्हें शुरू में ही पीना होगा, और जो इसका इफेक्ट है वो कम से कम 10 घंटे के लिए रहेगा। पर उसकी बात सुनने के बाद हांग पेओ अचानक ही काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, और उसके ऊपर वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर किसी को स्कैम करना चाहते हो, कि वो चीज के ऊपर यकीन करो कि ये एक मॉस्किटो का एंटीडोट है। वो उससे कहता है कि रुको, यहाँ पर 2 और बोतलें हैं, इन्हें एक बार टेस्ट करो, उसके बाद तुम मुझे कांटेक्ट करना अगर तुम्हें ये पसंद आए। तुम्हारे पास आज रात तक का समय है। और वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि अगर तुमने मुझसे कुछ भी नहीं कहा तो मैं एक दूसरी फार्मेसी कंपनी के अंदर चला जाऊंगा। वहाँ पर खड़े हुए वो तीनों लोग थोड़े से कंफ्यूज रह गए थे, और वो कहते हैं कि ये कोई पागल है। और एक आर्मर पहना हुआ आदमी उस बोतल को देखकर कहता है अच्छा, यानी वो कह रहा था कि ये मॉस्किटो का एंटीडोट है। तो बताओ हांग, आखिर तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें ये खरीदना चाहिए? और ये एक रेड टीम लीडर है जिंसू। तो उसकी बातें सुनने के बाद थोड़ी देर तक उन लोगों के बीच में शांति छा गई थी, जिसके बाद वो फिर से उससे वो बोतल लेते हुए कहता है कि मैं इस चीज के लिए श्योर नहीं हूँ, मैं तभी इस चीज के बारे में पता लगा सकता हूँ जब हम लोग इस चीज के बारे में टेस्ट कर ले। और साथ ही वो सोचता है कि पहले ही मेरी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि ये पूते से एक स्कैम होगा, क्योंकि शाहन की जितनी भी काफी ज्यादा बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो लोग उस मच्छर के एंटीट्यूड बनाने के लिए पूते से गिव अप कर चुके हैं। पर वो लड़का काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर ये कह के गया है, तो मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही
रही है और वो लड़की उससे कहती है कि जिंसू प्लीज उसे नीचे रख दो। वो कहता है कि कमॉन, तुमने कहा है ना कि वैसे भी हमें ये टेस्ट करना है। जैसे ही हांग पेयो ये सुनता है तो वो घबरा कर उस तरफ देखता है तो वो देखता है कि जिंसू आराम से उस बोतल को खोलकर उसको पूते से पी गया था। ये देखकर वो उससे कहता है कि हे, क्या तुम पूते से पागल हो चुके हो? किसी अनवेरिफाइड ड्रग को इस तरीके से तुम कैसे पी सकते हो? पर उसे पीने के बाद जिंसू अपने मुंह पहुंचता है और कहता है कि ये तो सादा पानी है। ये सुनकर वो भी कंफ्यूज रह गया था, क्या सादा पानी? तुम एक जर्की हो जो कि जितने पोशंस होते हैं उन सभी को एक ही बार में ले लेते हो, तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि समय पर तुम्हें कोई मेडिकल इफेक्ट महसूस हो रहा है? तो वो कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो कहता है कि जैसा कि तुमने कहा कि मैं अपने पोशंस का काफी अच्छी तरीके से फेयर शेयर लेता हूँ, तो मुझे किसी तरीके की एनर्जी तो महसूस होती। लिटरली ये तो बस पानी है। और लो, मैंने तुम्हारे लिए इस चीज को वेरीफाई कर लिया कि वो एक स्कैमर था, इसलिए बाकी बची हुई को तुम डस्टबिन के अंदर फेंक सकते हो। और वो भी उस बोतल को देखते हुए सोचता है कि सच में वो भी एक स्कैमर था। हर दिन यहाँ पे स्कैमर्स बढ़ते जा रहे हैं। वो लड़की कहती है कि तुम शिकार करने के लिए जा रहे हो? वो कहता है कि हाँ, आज मैं फ्रॉग हंट पे जा रहा हूँ, पर मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं स्कैमर के एक ड्रग को टेस्ट करने लगा था और वो उसे 3.25 मिलियन युआन का बिल बना कर देती है। वो कहता है कि प्राइस फिर से सच में इतना ज्यादा हो गया, ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, रुको मैं फुल प्राइस पे करता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हांग पियो भी कहता है कि ठीक है, अपने हंट के लिए काफी सावधान रहना, और साथ ही सोचता है कि ये पूरे से पॉइंटलेस है कि कोई यहाँ पर मॉस्किटो का एंटीडोट बना सकता है, ये पूरे से बकवास है। जिसकी वजह से शिफ्ट होता है और हमें जंगल के अंदर का एक सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक बीस्ट अपना बड़ा सा मुंह खोलकर हमला कर रहा था, पर तभी एक स्किल शील्ड रिइंफोर्समेंट का इस्तेमाल कर उसे यहाँ पर रोक लेता है और वो कहता है कि आगे ये ब्लेड टूथ मार्टिन आकर अचानक यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसके साथ आई हुई लड़की उनके ऊपर हमला करती है और कहती है कि लीडर जो हमारे सामने थे उन्हें मैंने खत्म कर दिया है, अब हम लोगों को जल्दी से यहाँ से रिट्रीट करना चाहिए। मैं वैसे भी उस मच्छर की वजह से पॉइजन हो चुकी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी ही पैरालाइज हो सकती हूँ। जिंसू सोचता है कि ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, एक बार हम लोग इस चीज को मार दे उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। और तभी उसका ध्यान ऊपर जाता है और वो कहता है कि ये तो एक म्यूटेट मॉस्किटो है, और वहाँ पर 3-4 मॉस्किटो थे जो कि उसके चेहरे पर आकर बैठ जाते हैं और उसे काटने लगते हैं। वो घबराते हुए कहता है कि नहीं डैम इट, अगर उन लोगों ने एक बार भी मुझे काट लिया तो मेरा माना काफी तेजी से यहाँ पर खत्म हो जाएगा और शायद मैं यहाँ पर पैरालाइज भी हो सकता हूँ। अगर मैं इस तरीके की सिचुएशन के अंदर यहाँ पर हार गया तो हमारी टीम पूरे से खत्म हो जाएगी। नहीं, मेरी शील्ड भी धीरे धीरे करके कमजोर हो रही है, क्या ये पॉइजन की वजह से है? आखिर चीज इतनी ज्यादा गलत कैसे होने लगी? और ये तो मच्छरों से भरा हुआ एक एरिया है, तो मुझे पहले से ही बग प्रूफ सूट लेकर आना चाहिए था। और वो याद करता है कि बिल्कुल ये ब्लेड टूथ मार्टिन अचानक ही यहाँ पर फ्रॉग हंटिंग ग्राउंड के अंदर अपीयर हो गए। इसकी वजह से हमारे बग प्रूफ सूट्स तुरंत ही तबाह हो गए थे, और क्योंकि मैं इनका टीम लीडर हूँ तो मुझे इस चीज का काफी ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था। पर मेरे पैनिक करने की वजह से आखिर में हम लोगों की ऐसी हालत हो गई, और उन मच्छरों के काटने की वजह से हम लोग पहले से ही काफी ज्यादा थक चुके हैं। पर इन मार्टिन्स ने हमारे निकलने का रास्ता यहाँ पर रोका हुआ है, इसलिए हम लोगों को हमारी जिंदगी के लिए यहाँ पर लड़ना होगा। और बस अगर मैंने इस अकेले को यहाँ पर खत्म कर दिया तो सभी लोग यहाँ पर जिंदा बच जाएंगे, वरना आखिर में सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वो लड़की चिल्लाते हुए जिंसू से कहती है कि जरा अपने सामने देखो, और वो जो कि जोन आउट हो चुका था उसका ध्यान सामने की तरफ जाता है और वो सामने की तरफ देखता है कि वो मार्टिन अपनी तलवार जैसी पूंछ को घुमाता है और उसकी शील्ड के ऊपर हमला कर देता है, और अगले ही पल इसकी वजह से वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है। पर जिंसू काफी ज्यादा कंफ्यूज था, वो कहता है कि ये काफी ज्यादा अजीब है क्योंकि बस जो मेरा शील्ड रिइंफोर्समेंट था वही अकेला तबाह हुआ है, पर जो मेरी ताकत थी वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई और ना ही मेरा मान जरा सा भी खत्म हुआ है, उसे ये मत कहना। और उसे उस एंटीडोट के बारे में याद आता है और वो सोचता है क्या वो रियल था, पर अभी उसे यहाँ पर ध्यान देना था, इसलिए वो फिर से अपनी तलवार को निकालते हुए सोचता है कि अगर वो एंटीडोट यहाँ पर रियल था तो सच में यहाँ पे एक चांस है कि हम लोग यहाँ पर जीत सकते हैं। जिसके बाद हमें हांग पियो की फार्मेसी का सीन दिखाते हैं कि जैसे ही वहाँ पर दरवाजा खुलता है तो वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मिस्टर हांग। वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि आज के लिए दुकान बंद हो चुकी है, क्या ये तुम हो जिंसू? और वो हाँफते हुए उससे कहता है कि वो एंटीडोट जो कि सुबह मैंने लिया था आखिर वो कितने का था? तुम्हारे पास जितने भी हैं वो सभी के सभी जल्दी से मुझे बेच दो। जिसके बाद हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है और एक दुकान पर 5 मिलियन युआन का मीट मिल रहा था। जिसके अलावा हमें एक आर्मर दिखाया जाता है और टाइजू मार्केट में घूमते हुए कहता है वाओ, मैं अभी तक केवल पाजू के अंदर रहा था और साथ ही माउंट सिकोरक के अंदर, पर ये मेरा पहली बार है कि मैंने इतना ज्यादा बड़ा कोई मार्केट देखा हो। सच में ये तो पूरे से चक्कर दिला देने वाला है। सच में एक दिन की छुट्टी लेना काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि अगर मुझे मॉस्किटो का एंटीडोट बनाना था तो मुझे 3rd स्टार तक तो पहुंचना जरूरी ही था, और ये इसी वजह से क्योंकि वो अंदर की इंटरनल एनर्जी को यहाँ पर पूरे से मैनिपुलेट करता है, इसलिए मैंने उन पॉइजनस हाउस के अंदर से एक ऐसी मेडिसिन बनाई जो कि पूरे से कंपोनेंट से भरी हुई थी, और शायद कुछ जरूरत से ज्यादा ही प्रैक्टिस करने की वजह से और पॉइजन के एसेंस के ओवरवेलमिंग होने की वजह से मैं काफी ज्यादा तेजी से 3rd स्टार तक पहुंचा हूँ। इसलिए कुछ समय के लिए यहाँ पर थोड़ा सा आराम करना मेरे लिए भी जरूरी है, क्योंकि पॉइजन की प्रोफिशिएंसी कुछ जरूरत से ज्यादा ही बढ़ रही है। और हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाते हैं। हांग पियो कहता है कि चलो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जिससे जितनी बाकी बची हुई बोतल है तुम मुझे बेच सको। वो कहता है मुझे लगता है कि जो उसका इफेक्ट था वो तुम्हारे लिए काफी सेटिस्फाइंग था,
वो कहता है कि बिल्कुल माउंट जीरी के अंदर ये मेडिसिन एक रेवोल्यूशन लेकर आ सकती है और मैंने इस चीज को बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं किया था कि सच में तुम इस तरीके के बेनिफेक्टर हो और तुमसे मैंने क्रेजी बास्टर्ड कह दिया था। वो कहता है क्या कहा था? वो कहता है कि कुछ नहीं, मुझे वॉल्यूम के बारे में बताओ कि आखिर अभी तुम्हारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है। वो कहता है कि लगभग मेरे पास 60,000 बोतल है। वो कहता है अगर ऐसा है तो वो सभी की सभी तुम मुझे बेच दो। वो कहता है कि नेचुरली मैं धीरे धीरे करके जो एडिशनल प्रोडक्शन है वो यहाँ पर चालू करूंगा। और वो कहता है कि बिल्कुल, और ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, मैंने हर एक बोतल की कॉस्ट 10,000 युआन करी है जिससे हम लोग उसे 50,000 युआन के अंदर बेच सके। और इसके अंदर ड्रग को अप्रूव करने के साथ पेटेंट प्रोडक्शन की भी बात लिखी हुई है। और वो सोचता है कि यहाँ पर बोतल की एक्चुअल कॉस्ट मुझे लिखने की जरूरत नहीं है जो कि 100 युआन से भी कम है। वो कहता है कि ये टर्म्स सुनने में काफी अच्छी लग रही है। यानी 60,000 बोतल का 30 बिलियन युआन होता है। और वो कहता है कि 10% टैक्स कटने के बाद ये 27 बिलियन युआन होंगे। वो कहता है कि बस केवल 10% टैक्स, यानी फ्री सिटी के अंदर जिंदगी सच में काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो चलो इसे अभी चालू करते हैं। मैं तुम्हें 1 साल तक 35,000 युआन की एक बोतल दूंगा। वो कहता है क्या तुम्हें इतने ज्यादा सस्ते में मुझे बेचने की जरूरत नहीं है। पर वो हंग पियो से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम एक ऑर्फनेज भी चलाते हो। इसके बारे में रूमर पूरे में फैले हुए हैं कि हंग पियो यहाँ पर जितने भी ऑर्फनेज है उन सभी के फादर है। और वो ये कहते हैं कि तुम फार्मास्यूटिकल के जितना भी प्रॉफिट होता है उससे तुम उस ऑर्फनेज को चलाते हो, इसलिए तुम ये समझ सकते हो कि मैं भी इस चीज में मदद करना चाहता हूँ। पर इसके बदले में मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे एक ऐसी लोकेशन दो जहाँ पर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू कर सकूँ। वो कहता है कि बिल्कुल, मेरे पास इसके लिए काफी ज्यादा अच्छा स्पॉट है। जिसके बाद वो लोग हाथ मिलाते हैं और टाइजुन कहता है तो चलो इस चीज को चालू करते हैं और मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हूँ। और वो सोचता है कि मैंने एंटीडोट के कॉन्ट्रैक्ट के लिए सक्सेसफुली साइन कर दिया है और उसकी डाउन पेमेंट के लिए मुझे एक अच्छा खासा अमाउंट मिला है। इसलिए मैं ग्यूरी के फेमस मार्केट के अंदर आ गया क्योंकि आज मैंने डे ऑफ लिया है तो मैं कुछ इक्विपमेंट्स ले लेता हूँ। और वो वेपन्स की शॉप के बीच में ही घूम रहा था पर उसे वहाँ पर कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। तभी उसे एक आवाज आती है कि हे नौजवान, क्या तुम्हें कोई हथियार की जरूरत नहीं है? तभी उसका ध्यान उसके ऊपर जाता है और वो कहता है क्या मैं? और वो उसे देखता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा हट्टा कट्टा लग रहा था। तो जिस तरीके से वो उसे बुला रहा था वो देखने में सच में काफी ज्यादा वियर्ड था। इसकी वजह से वो भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था और वो कहता है कि नहीं शुक्रिया, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं लेना। पर वो ब्लैक स्मिथ उसके कंधे पर हाथ रखकर बुरी सी स्माइल देते हुए कहता है तुम कितने बुरे हो, तुमने सही तरीके से एक बार चीजों को देखा तक नहीं। और उसकी ये बात सुनकर वो घबरा गया था और वो आगे कहता तो चलो मेरे घर चलते हैं जो कि सपनों से और रोमांस से भरा हुआ है। और टाइज उसको देखकर सोचता है कि इसके अंदर टैटू की कमी है तो जरूर ये एक अच्छा सा ब्लैक स्मिथ होगा। पर फिर भी आखिर ये स्ट्रेंथ कैसी है? मेरी बॉडी के अंदर 3rd स्टार ऑफेंसिव पावर है और उसके बाद भी इसने मुझे इतने आसानी से पीछे खींच लिया कि ऐसा तो नहीं कि ये कोई हिडन मास्टर हो। जिसके बाद वो उसका सामान देखता है, आई मीन इक्विपमेंट्स देखता है और उसके बनाए हुए हथियार काफी ज्यादा अच्छे थे। वो कहता है कि ये इतने भी ज्यादा बुरे नहीं है। और आखिर तुमने खुद से ही इतनी सारी चीजें कैसे बना ली? मैंने तुमसे पहले ही नहीं कहा था कि मैं पूरी ग्यूरी के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट हूँ। जिसके बाद वो अपनी पॉइजनस आई का इस्तेमाल करते हुए आसपास देखते हुए सोचता है कि ये कोई खाली सी बातें नहीं है, इसकी जो क्वालिटी है वो सच में काफी ज्यादा एक्सेप्शनल है। तो मुझे बस इसकी अपीयरेंस के साथ इसको यहाँ पर जज नहीं करना चाहिए। और वो उससे कहता है कि चलो ये काफी ज्यादा अच्छा है, अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए 100 बना दो। वो उनको देखकर कहता है क्या लीफ डैगर्स? आखिर ये क्या है? एक थ्रोइंग नाइफ के लिए तो ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही छोटे हैं। क्या तुम खुद इन्हें यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हो? मैंने सही कहा ना? जिसके बाद उस ब्लूप्रिंट को काफी अच्छी तरीके से देखता है और कहता है कि इसका डैमेज तो काफी ज्यादा अच्छा है, माना स्टील इस मटेरियल के लिए काफी ज्यादा अच्छा काम करेगी। और टाइजन ये सुनकर कहता है इसका मतलब इसको बनाना पॉसिबल है? वो कहता है कि बिल्कुल, पर इसे बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि मेरे पास मटेरियल्स की थोड़ी सी कमी है, तो चीज में कोई दिक्कत तो नहीं है। वो कहता है कि नहीं, बताओ आखिर इसमें कितने पैसे लगेंगे? वो कहता है कि मटेरियल कॉस्ट, लेबर और साथ ही क्योंकि तुम काफी हैंडसम हो तो मैं तुम्हें एक डिस्काउंट दूंगा और इसके लिए बस तुम्हें 250 मिलियन युआन देने होंगे और तुम्हें 10% डिपॉजिट भी आज ही देना होगा। और वो सोचता है कि बस एक बार इस्तेमाल करने वाले हिडन वेपन्स के लिए 250 मिलियन युआन। मैंने इसके बारे में सोचा था पर मार्शल आर्ट के अंदर सच में पैसा पानी की तरह बह रहा है। वो कहता है कि मैं पूरा अमाउंट ही यहाँ पर पे कर देता हूँ और साथ ही वो उसे एड्रेस दे देता है जहाँ पर उसे वो डिलीवर करवाना था। और फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैंने अपने लीफ डैगर्स को यहाँ पर बनाने के लिए दे दिया है और ये तो उससे आसान था जितना मैंने सोचा था। अब बस मुझे एक अच्छे से आर्मर को ढूंढना होगा जिससे मैं यहाँ पर कई सारे पॉइजनस और हिडन डैगर्स को अपने कपड़ों के अंदर छुपा सकूं जैसा कि टेंगन ने अपने पास छुपाए हुए थे। तो क्या मुझे भी एक कस्टम मेड रोब बनवा लेना चाहिए? पर अगर मैं उसकी तरह कपड़े पहन के बाहर जाऊंगा तो सभी लोग बस मुझे ही देखेंगे। इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर सच में ये सोचकर ही मुझे शर्म आ रही है। एक मॉडर्न आर्मर में पहन सकता हूँ एक लॉन्ग रोब के बजाय। अब बस मुझे ये सोचना होगा कि आखिर वो कैसा होगा। तभी उसे एक पैम्पलेट मिलता है और जैसे उसका ध्यान उसके ऊपर जाता है और वो लड़की उसे न्यू मैजिकल बीस्ट लेदर आर्मर के बारे में बताती है। और जब वो उस सूट को देखता है तो उसके दिमाग में आता है एक कोट जो कि मैजिकल बीस्ट के लेदर से बना हो। बिल्कुल, मैं किसी लॉन्ग रोब के बजाय इसको पहन सकता हूँ। जिसके बाद हमें फ्री सिटी ग्यूरी के बारे में ही बताते हैं और एक दूसरा ही सीन दिखाया जाता है कि एक डबल डेकर बस के ऊपर 2 लड़कियां खड़ी हुई थी और वो दूर से देखकर कहती कि अच्छा यानी वो है कैसल।
और सिटी की वॉल 23-25 की है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये वेनिटी से भी ज्यादा ऊंची है। और चश्मे वाली लड़की आगे कहती है कि सच में मैंने तो ये सुना है कि बस वहां तक एक बोट से ही जाया जा सकता है, और अभी तक तो मैंने बस ये सुना है कि ग्यूरी के अंदर जितने भी एलिट्स हैं, वेल्दी रेजिडेंट्स हैं, हाई रैंकिंग अवेकनर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स और मेंबर्स हैं जो कि काउंसिल से हैं, बस उन लोगों को ही अलाउ किया गया है कि वो वहां पर रह सकते हैं। तो वो सिल्वर वालों वाली लड़की कहती है कि काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है कि वो लोग जो कि एक्सक्यूज के पीछे छुपे रहते हैं एक बहाना बनाकर जिससे वो सेफ हो, और ये बेगडू ग्रुप की हायर है जिसका नाम जियोंग है। वो चश्मे वाली लड़की कहती है कि ये तो काफी ज्यादा डरावना था मिस, तो तुम यहाँ पर इतने ज्यादा दूर बस केवल फॉक्स फर कोट के लिए आई हो। वो कहती है कि बस केवल फॉक्स फर कोट के लिए नहीं बल्कि सिबिरियन फैंटम फॉक्स फर के लिए। वो शुरुआत से ही काफी ज्यादा कम है, इसी वजह से उनका शिकार करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है, और उनका फर ढूंढना तो और भी ज्यादा रेयर होता है। उसके बारे में रूमर्स फैले हुए हैं कि जो उसका डिफेंस है वो काफी ज्यादा कमाल का होता है, और वो गर्मियों में तुम्हें ठंडक देती है और सर्दियों में तुम्हें गर्म रखती है। ये सुनकर वो चश्मे वाली लड़की मुस्कुराते हुए कहती है इसलिए चीज में कोई भी शक नहीं है कि इस तरीके का कोई रेयर मटेरियल यहाँ पर काफी ज्यादा रेयर हो। और बिल्कुल चेयरमैन ने मुझे अपना ब्लैक कार्ड दिया है और कहा है कि मैं फ्रीली यहाँ पर उस चीज को एक्सपेंड कर सकती हूँ। ये सुनकर जियोंग उससे कहती है कि ग्रैंडपा ने ऐसा किया, चलो ये ठीक है, पर मेरे पास पहले से इतने पैसे हैं जिनको मैं अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो वो कहती है कि बिल्कुल जैसा कि आपकी इंडिपेंडेंस से मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए मिस। और जैसे ही गाड़ी स्टॉप पर आती है तो वो दोनों उतर जाते हैं, और वो कहती है कि सेक्रेटरी किम चलिए जल्दी से बुटीक पर चलते हैं, मैं जितने ज्यादा जल्दी हो सके उस रियल चीज को देखना चाहती हूँ। और दूसरी तरफ टाइजू जो कि उस कोट को देख रहा था और उसी के बारे में सोचते हुए वो उस बुटीक के अंदर आ जाता है, जहाँ पर बुटीक ओनर जियोंग को उस कोट के बारे में बता रही थी। वो कहता है कि हेलो, क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि मुझे गाइड कर सकता है। वो कहते हैं कि हाँ बस 1 मिनट में आई। और सेक्रेटरी किम खुसफुसाते हुए कहती है कि एक बिन बुलाए मेहमान यहाँ पर आ गया, मुझसे ये मत कहना कि ये भी इस कोट के पीछे है। वो लाल वालों वाली लड़की उससे कहती है कि तुम्हारे इस बुटीक के अंदर स्वागत है, और वो टाइजन को देखते थे उसे पहचान लेती है और कहती है कि तुम तो वही पोर्टर हो ना। तो वो कंफ्यूज था। वो कहता है कि सॉरी पर क्या तुम्हें जानती हो। वो कहती है कि बिल्कुल, क्या तुम्हें याद नहीं है आज से 1 महीने पहले हम लोग एक सेम पार्टी के अंदर थे और एक मेज जिसके ऊपर ओगर्स ने अटैक कर दिया था। वो कहता है कि तुम्हें तो हर एक चीज अच्छी तरीके से याद है, तो अगर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मेज। वो लड़की बताती है कि असल में ये मेरी मेन जॉब है। वो तो ऐसे सब्जुकेशन रेड को उस समय पर मैंने ज्वाइन कर लिया था, पर तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे सच में कितनी ज्यादा खुशी हो रही है। मैं काफी समय से तुम्हें ही ढूंढ रही थी। पर टाइजो वहाँ से जाते हुए कहता है कि किस लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे एक काम याद आ गया। और वो याद करता है कि उस समय पर इस मेज को ही मैंने उन ओगर्स को मारने का क्रेडिट दे दिया था, जिससे मैं यहाँ पर बिना कोई खास अटेंशन अपनी तरफ खींचे हुए आसानी से रह सकूं। और बिल्कुल जैसे ये मेज वहाँ पर जागी होगी तो पूरा का पूरा सच उसके सामने आ गया होगा। पर अगर ऐसा होता है तो मैं अपना बेस पूरे से रिलोकेट करने के लिए भी तैयार हूँ, और अब वो इसके लिए मुझे प्रेशर देना चालू करे उससे पहले मुझे यहाँ से जाना चाहिए। पर तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि 1 मिनट के लिए रुक जाओ। वो कहती है कि उस समय पर तुम ही थे ना जिसने मेरी जान बचाई थी। नागोडा गिल्ड ने मुझसे पूछा था कि मैंने ही उन ओगर्स को मारा था, जिसके बाद माना कि एग्जॉशन की वजह से मैं वहाँ पर पास आउट हो गई थी। मैंने सोचा कि शायद किसी वजह से तुमने उनको ये सब बताया होगा, इसी वजह से मैंने भी उनमें हाँ भी भर दी। मुझे लगता है कि तुमने कुछ गलत समझ लिया, पर आखिर एक पॉटर किसी ओगर को कैसे मार सकता है। मैं तो वहाँ पर बेहोश हो गया था। वो कहती है कि सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि आखिर उस समय पर तुमने मेरी मदद क्यों करी थी, पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं अपने टीम लीडर और मेरे लवर की बॉडी को वहाँ से रिकवर कर पाई थी। सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहते हुए वो वहाँ पर रोने लगती है। और टाइजू सोचता है कि आखिर मुझे इस समय पर यहाँ पर उससे क्या कहना चाहिए। ये सच है कि उस समय पर मैंने इसकी जान बचाने के लिए वहाँ पर लड़ाई करी थी, पर साथ ही मैं वहाँ पर असल में अपनी टेक्निक्स को भी टेस्ट करना चाहता था। और अब वो थोड़ा सा ऑकवर्ड होने लगा था, इसलिए वो कहता है कि मेज प्लीज थोड़ी सी शांत हो जाओ। और साथ ही वो सोचता है क्या मेरे जैसा सच में कोई इसकी जैसे इंसान का ग्रेटिट्यूड यहाँ पर डिजर्व करता है। वो कहती है कि मुझे माफ करना, मेरे सेवियर के सामने मैं इस तरीके की ऑकवर्ड सी पोजीशन के अंदर हूँ। पर तभी सेक्रेटरी किम जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि जरा इधर भी ध्यान दो, हम लोगों को और कितने लंबे समय तक यहाँ पर वेट करना होगा। ये सुनने के बाद वो लेडी उससे कहती है कि प्लीज मुझे माफ करना, और वहाँ पर जाने लगती है। जिसके बाद वो जाकर जियोंग के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और उसके सामने झुककर उसे कहती है कि प्लीज मुझे माफ करना, पर ये कोट जो कि आपने सेलेक्ट किया है मैं उसे नहीं बेच सकती। टाइजू भी उस कोट के बारे में सोच रहा था, पर ये सुनने के बाद सेक्रेटरी किम जोर से फट पड़ती है और चिल्लाती है क्या तुम मुझसे कोई मजाक कर रही हो। पहले ही तुम सारे मेजरमेंट्स ले चुकी हो, अब बस केवल पेमेंट करना ही बाकी रह गया है और तुम मुझसे कह रही हो कि तुम इसे नहीं बेच सकती। तुम्हें पता है कि मेरी यंग लेडी का जो समय है वो कितना ज्यादा प्रीशियस है। वो अपने शेड्यूल से टाइम निकाल कर यहाँ पर आई थी और तुम उनके सामने ऐसा कर रही हो। वो कहती है कि मैं समझ रही हूँ, पर ये मोस्ट वैल्यू आइटम है जो कि अभी मेरे पास है, ये कोट जिसको आप यहाँ पर खरीदना चाहती हैं, और बस अभी तक मैं इसे बेच भी सकती थी, पर अब कुछ ऐसा हो चुका है जिस वजह से मुझे ये किसी और को देना होगा। ये सुनने के बाद जियो थोड़ी देर कंफ्यूज रहती है और वो आगे कहती है कि ये मेरी पर्सनल कंपनसेशन है, इसलिए प्लीज मैं यहाँ पर आपसे माफी मांगती हूँ। सेक्रेटरी किम फिर से चिल्लाने लगती है कि तुम सच में ये कह रही हो कि तुम हमें ये नहीं बेच सकती। पर तभी वो अपना हाथ आगे करती है और इशारे से कहती है कि बहुत हो गया, चलो यहाँ से चलते हैं। आखिर इसका मतलब क्या है कि चलिए
चलिए यहाँ से चलते हैं, आपने कहा था कि आपको ये कोट चाहिए। वो कहती है कि ये ठीक है, वैसे भी उसने कहा है कि ये किसी और चीज के लिए उसे चाहिए। और इसी तरीके से बड़बड़ाते हुए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और टाइजू थोड़ा सा परेशान हो रहा था। वो कहता है कि ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट कस्टमर नहीं था, मेरी वजह से तुम फिर से एक ऑकवर्ड सी पोजीशन के अंदर आ गई। वो कहती है कि नहीं, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं, पर अगर यहाँ पर जिसको माफी मांगनी चाहिए वो मैं हूँ, जो कि तुम्हारे सामने बार बार इस तरीके से ये सब कर रही हूँ, पर तुमने मुझे ऑफ गार्ड पकड़ लिया। और वो पूछता है कि पर आखिर तुमने अचानक ये कोट बेचने से मना क्यों कर दिया था। और वो कहती है कि लोगों ने तुमसे कभी ये नहीं कहा कि तुम काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो। तो वो ये सुनकर कहता है कि नहीं, मैं खुद पहली बार इस चीज को सुन रहा हूँ। वो कहती है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, वो इस तरीके की कोई हालत में फंसे नहीं थे इसलिए। और ये कोट मैं ये प्लान कर रही थी कि ये मैं आपको दूं। वो काफी कंफ्यूज था। वो कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। वो बताते हैं कि मेरी जान बचाने के लिए एज अ रिपेमेंट मैं तुम्हें ये देना चाहती हूँ। पर वो कहता है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सच कहूँ तो मैंने तुम्हें वहाँ पर किसी नोबल इंटेंशन की वजह से वहाँ पर नहीं बचाया था। असल में मेरे खुद के भी कुछ इंटेंशंस थे, इसीलिए मैंने वो किया। पर वो हंसते हुए कहती है कि पर आखिर तुम्हारे इंटेंशन यहाँ पर मैटर कैसे कर सकते हैं। मैटर तो ये करता है कि मैं वहाँ पर सर्वाइव कर गई थी और मुझे बचाने वाले तुम थे। वो कहता है कि अगर ऐसा है और तुम्हें सच में काफी ज्यादा वजन सा लग रहा है तो अगली बार तुम काफी सारे लोगों की जान बचाना, ऐसे लोगों की जिनकी मीनिंगलेस यहाँ पर जान ना जाए, जैसे कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की चली गई। और वो परेशान था क्योंकि ये पहली बार था उसकी जिंदगी में कि किसी ने उसे ग्रेटिट्यूड शो किया हो। उसने बस यहाँ पर लोगों के ताने सुने हैं और गालियां सुनी है, और इसी तरीके से वो यहाँ पर बड़ा हुआ था। और अगर सच में मैं ये कहूँ कि इसकी वजह से मुझे कोई भारीपन महसूस नहीं हो रहा तो ये एक झूठ है, क्योंकि सच में मैंने अपने प्योर इंटेंशंस के लिए इसे यहाँ पर नहीं बचाया था। इससे मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, अगर तुम इतना ज्यादा इंसिस्ट कर रही हो तो मैं इसे ग्लैडली एक्सेप्ट करता हूँ। वो खुश हो गई थी। वो कहती है कि सच में ये कितने ज्यादा बड़े रिलीफ की बात है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इमोर्टल वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं। इमोर्टल सोर्ड आसमान में तैर रहा था और वो काफी ज्यादा बोर होते हुए कहता है कि मुझे गुस्सा आ रही है। आखिर ये इमोर्टल रेल्म किस तरीके की जगह है, यहाँ पर कुछ करने के लिए है ही नहीं। यहाँ पर सभी एक जैसे हैं, एक जैसे कपड़े, एक जैसे सफेद दाढ़ी, एक जैसे सफेद बाल और कई सारे बूढ़े लोग। पर वो इंसान थोड़ा सा अलग था। वो टैंकलैंड का आदमी जो कि मार्शल वर्ल्ड से यहाँ पर आया था, और वही वो अकेला है जो कि यहाँ पर स्टैंड आउट करता है। अचानक ही न जाने कहां से उसने अपने आप को स्टाइल करना चालू कर दिया, जैसे कि वो कोई दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया हो। अपने बालों को बदल लिया, अपनी दाढ़ी बना ली, और यहाँ तक जो उसके कपड़े थे वो भी पहले से काफी ज्यादा अलग लग रहे थे, जो कि मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे। पहले शायद वो यहाँ पर अडेप्ट नहीं कर पा रहा था, पर क्या सच में उसका भी दिमाग खराब तो नहीं हो गया है। और शायद लोग उसे पॉइजन डीमन कहते हैं जो कि मार्शल वर्ल्ड का है, पर असल में कोई वो पागल इंसान तो नहीं। पर मैं काफी बोर हो रहा हूँ, मुझे जाकर टैंकलैंड के उस आदमी को देखना चाहिए कि उसके पास मेरे लिए भी कोई कपड़े हो सकते हैं, और अगर मैं उसे कुछ काफी वैल्यूएबल देता हूँ तो वो जरूर मुझे कुछ न कुछ सिखाएगा। और वो अपने पास से एक गोल्डन ऑरा से भरा हुआ एक फ्रूट निकालता है, द हेवन डाउ पीच फ्रॉम इमोर्टल वर्ल्ड। जिसके बाद ही शिफ्ट होता है और हमें हांग के ऑर्फनेज का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एक तहखाना बना हुआ था और तहखाने के अंदर से एक हरी लाइट निकल रही थी। और वहाँ पर टाइजू था जो कि अपना हाथ एक बड़े से टब के अंदर डालता है और उसके अंदर से हरी रोशनी निकलने लगती है। और इसी तरीके से वो एंटीडोट बना रहा था। वो कहता है कि ये काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। जिसके बाद उसके पास होंगपेओ का फोन आता है और टाइजू उसे बताता है कि जो फॉर्मूला था वो यहाँ पर कम्प्लीटली बन चुका है। ये सुनकर वो दूसरी तरफ से कहता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग लगभग आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हैं। ऐसा लगता है कि सारी चीजें बस खत्म ही होने वाली हैं। वो कहता है कि मुझे माफ करना, पर कल ही तो मैंने सारा का सारा सामान भेजा था और इतना ज्यादा जल्दी सब कुछ खाली हो गया। वो बोलता है कि इस मेडिसिन की इफेक्टिवनेस काफी ज्यादा तेजी से फैल रही है, इसके बारे में लोग काफी ज्यादा तेजी से बात कर रहे हैं और इसका नाम काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इसी वजह से लोगों ने यहाँ पर भीड़ लगाई हुई है और पूरे में तबाही मची हुई है। और साथ ही वो जिंसू के बारे में बताता है कि वो बल्क में बहुत सारा सामान यहाँ से ले गया। ये सुनकर वो कहता है अगर ऐसा है तो प्लीज यहाँ पर अनाउंस कर दीजिए कि एक इंसान को 2 बोतल से ज्यादा नहीं बेची जाएंगी। वो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, पर जो इसकी पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो कि इसकी वजह से जो कॉपी कैट ड्रग्स है वो काफी ज्यादा तेजी से मार्केट में नहीं आ जाएंगे। वो कहता है कि चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है, एक दिन शायद ये चीज उन लोगों के लिए पॉसिबल हो सकती है, पर अभी के लिए ये चीज उनके लिए पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। अगर वो कोई कॉपी कैट ड्रग यहाँ पर बेचने की कोशिश भी करते हैं तो वो यहाँ पर जरूर एक दूसरी तरीके की मेडिसिन ही बेचेंगे। और साथ ही वो सोचता है कि मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है अगर वो पॉइजन स्पिरिट आर्ट का इस्तेमाल बिना करे इस चीज को कॉपी करने की कोशिश करे तो ये चीज पूरी तरह से इम्पॉसिबल होगी। और हांग दूसरी तरफ से कहता है कि ठीक है, हम लोग यहाँ पर सेल्स की वॉल्यूम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर तुम प्लीज जल्दी से डिलीवर करवा दो। तो वो कहता है कि बस 1 मिनट के लिए रुक जाओ, पर अगर आपके लिए पॉसिबल हो सके तो क्या आप एक पैकिंग मशीन यहाँ पर भेज सकते हैं, क्योंकि आज के समय पर मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा इसको पैक करना काफी ज्यादा मुश्किल है। अभी तक मैं बस केवल 20,000 बोतल्स की ही पैक कर पाया हूँ, और जैसा कि आपको भी पता है कि मैं 1 हफ्ते से यहाँ पर लगा हुआ हूँ, मैं अपने लगेज के अंदर भी नहीं गया। ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी से उसे भिजवाता हूँ। और 2 बच्चे उस तहखाने के अंदर उस गेट के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। क्या कोई हंटेड घोस्ट है जो कि उस जगह पर रहता है? तुम चुप हो जाओ, जरूर उसके अंदर कोई भूत रहता है। मुझसे ये कहा था कि एक भिखारी है जो कि वहाँ पर रहता है, मैं डेफिनेटली उसको
को बाहर लेकर जरूर आ जाऊंगा। लड़की कहती है एक बार अगर वहाँ पर कोई भिखारी की बजाय भूत हुआ तो? लड़का कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो एक भिखारी है जिसने हमारे सीक्रेट बेस यहाँ पर चुरा लिया है। और तभी वहाँ पर पहिया घूमता है तो ये देखा वो घबराते हुए कहते हैं कि ये आ रहा है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो उसके अंदर से धुआं निकलता है और उसकी चमकती हुई लाल आंख वो कई सारा सामान लेकर बाहर आ गया था। और उसको इस तरीके से हंसता हुआ देखकर वो बच्चे बहुत बुरी तरीके से घबरा जाते हैं और जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये एक मुस्कुराता हुआ भूत है। टाइजू कहता है कि ये काफी ज्यादा हार्श था, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पैकिंग को मैनेज कर पा रहा हूँ और ये लोग एक अच्छे खासे इंसान को एक मुस्कुराता हुआ भूत कह रहे हैं। मैं एक हफ्ते से यहाँ पर नहा तक नहीं पाया हूँ, क्या सच में मेरे अंदर से इतनी ज्यादा बेकार बदबू आने लगी है? और वो उस आदमी को भी याद करता है जो कि रोते हुए कहता है कि एक आदमी भाग गया तो प्लीज उसके लिए कवर कर लेना। और वो सोचता है कि आखिर मैं ऐसे पे क्या करूँ, मुझे सीईओ की अपॉइंटमेंट को यहाँ पर पूरा करना था इसलिए अब मुझे तुरंत यहाँ से जाना होगा। पर जाने से पहले कम से कम मैं थोड़ा सा नहाना चाहता था पर कहीं मैं इससे लेट ना हो जाऊँ। वो आवाज सुनता है कि तुम्हारा ही नाम टाई जुन है और वो सामने की तरफ एक लड़की को देखता है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में मेरे फादर से सुना था कि वो तुम्हारे साथ किसी वर्किंग बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। वो बताता है कि हाँ मेरा नाम टाई जू है और तुम्हारा? वो कहती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम सियो योंग है और मैं भी इसी ऑर्फनेज के अंदर रहती हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे बस बार बार किसी भूत के बारे में कह रहे थे जो कि बेसमेंट के अंदर रहता है, इसलिए मैं बस यहाँ पर चेक करने के लिए आ गई। वो कहता है कि भूत, अच्छा मैं समझ गया। और वो आगे कहती है इसके अलावा ये एक डिलीवरी आई थी तुम्हारे लिए। वो कहता है कि एमएक्स वेपन शॉप से क्या प्रोटोटाइप आए थे, मुझे बस ये एक बार के लिए चाहिए और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सियोन। पर उसके अंदर से निकलने वाली बदबू वो अपनी नाक पर हाथ रख लेती है और कहती है मैं भी इस चीज का ख्याल रखूंगी कि तुम्हारा अच्छा रिलेशनशिप रहे मेरे फादर के साथ, पर उससे पहले इस चीज को मेक श्योर करना कि फर्स्ट फ्लोर पर जाकर तुम शावर रूम के अंदर जाकर अच्छे से शावर ले लो। और ये कहकर वो बच्चों के साथ वहाँ से चली गई थी। वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और वो सोचता है कि सबसे पहले जाकर मुझे नहा लेना चाहिए, पर देखा जाए तो सबसे पहले मुझे ये मेरे फ्लाइंग डैगर्स को देखना चाहिए। और जब वो इसे खोलकर देखता है तो उसके अंदर बस केवल कुछ ही डैगर्स रखे हुए थे। ये देखकर वो कहता है क्या एक नोट? उसके अंदर उस टकले ने लिखा था कि मेरे हनी इसके अंदर कुछ प्रोटोटाइप्स हैं, प्लीज इनको इस्तेमाल कर देखना और मुझे बताना कि इनके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं चाहिए। और ये पढ़कर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और गुस्से में वो पूरा पूरा नोट फाड़ देता है। और जब वो उन खंजरों को उठाकर देखता है तो उनकी शार्पनेस देखकर वो खुश हो गया था और जिस तरीके से उसे बनाया गया था वो कहता है कि सच में ये देखने में काफी अच्छा लग रहा है। जिसके बाद वो उसे ट्राई करता है और कहता है कि इसकी ग्रिप भी काफी ज्यादा अच्छी है और ये मेरे हाथ में काफी ज्यादा सही लग रहा है। देखकर लगता है कि ये लीफ फ्लाइंग डैगर सच में काफी ज्यादा अच्छे बनकर आए हैं। अब बस मुझे मेरे कोड को ही पूरा करने के ऊपर ध्यान देना होगा। और वो उस मेज का सीन याद करता है जो कि कहती है कि मैं तुम्हें ये फ्री में देना चाहती हूँ और जैसे ये पूरा हो जाएगा तो मैं तुमसे कांटेक्ट जरूर करूंगी, तो चलो तब मिलते हैं। और वो सोचता है कि जैसा कि मुझे लगा था पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने कुछ पैसे कमाए हैं तो मैं इसे खरीद सकता हूँ, वो भी सही तरीके से। और वो कहता है कि समय तेजी से चल रहा है तो मुझे जल्दी करनी चाहिए और सबसे पहले जाकर शावर लेना चाहिए। जिसकी वजह से शिफ्ट होता है और हमें जीरे के डिमोनिक बीस्ट बॉर्डर जोन का सीन दिखाते हैं। एक छोटी सी टीम वहाँ पर शिकार करने के लिए आई हुई थी। टाइजू जैसे ही वहाँ पर आता है तो वो कहता है कि सीओ हो। वो आदमी उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो कहता है कि मुझे माफ कर देना कि मेरी वजह से तुम लोगों को यहाँ पर इतना वेट करना पड़ा। वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम बिल्कुल समय पर आए हो, हम लोग भी यहाँ पर अभी अभी आए हैं और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम इतने ज्यादा अर्जेंट में भी यहाँ पर आ गए। वो कहता है कि ऐसा मत कहो, तुमने भी मेरी कई बार मदद करी है तो इस चीज में तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर एक तलवार वाला लड़का उससे कहता है कि हे बेकार से पॉटर कहीं के, तुम वो आखिरी हो जो कि यहाँ पर आया है तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर आकर मुझसे माफी मांगनी चाहिए, पर तुम तो यहाँ पर बेकार सी बॉन्डिंग बनाने में लगे हुए हो। क्या ये कोई सोशल गैदरिंग है या फिर कुछ ऐसा ही? और इस आदमी का नाम जांग है। पर उसका इस तरीके का एटीट्यूड देखकर टाइजू उससे कहता है कि तुम यहाँ पर लाइन क्रॉस कर रहे हो, वो मैं नहीं था जिसे लास्ट टाइम पर यहाँ पर अपॉइंट किया गया था, तो आखिर मैं यहाँ पर माफी क्यों मांगू? तो जांग गुस्से में कहता है कि जरा देखो तो इस कमीने को जो कि मुझे जवाब दे रहा है, एक पॉटर जिसकी चेहरे पे कोई भी सिंगल टैटू नहीं है, आखिर तुम्हारे अंदर इस तरीके से एक्टिंग करने की हिम्मत कहाँ से आ रही है? तो क्या तुम तब सॉरी बोलोगे जब मैं तुम्हारे दो टुकड़े कर दूंगा? टाइजू अपनी पॉइजनस एनर्जी को रिलीज करते हुए सोचता है कि आखिर इस कमीने की दिक्कत क्या है, कि ये सब जानबूझकर कर रहा है, लगता है कि मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए। मेरी भी यहाँ पर आने की खुद की एक वजह थी, इस चीज में कोई बड़ी बात नहीं है कि सभी लोग यहाँ से भाग जाएंगे। वो आदमी टाइजू से खुशफुसाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कंपेंसेट करूंगा क्योंकि जो पेनल्टी फीस है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग इसे कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए प्लीज अगर वो लोग जानबूझकर भी यहाँ पर कोई फाइट लेते हैं तो मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज इसे इंड्योर कर लेना। और जांग उससे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें तलवारों से डर लगता है? पर टाइजू चुप था और वो सोचता है कि मैं पहले भी ऐसी चीजें इंड्योर करी है तो मैं इस चीज को सह सकता हूँ। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो और एक लड़की उसे आवाज देते हुए कहती है कि ये बहुत हो गया, अब चलो आगे बढ़ते हैं, वैसे भी हम लोगों ने बहुत सारा समय बर्बाद कर लिया है। और वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम इसे अपना लकी डे समझो, वरना अब तक तो मैंने तुम्हारे दो टुकड़े कर दिए होते। जिसके बाद टाइजू और वो आदमी आपस में बातें करने लगते हैं और वो 5 लोगों का ग्रुप फिर से इकट्ठा हो जाता है। और ये देखकर वो सोचता है क्या हम लोग बस केवल 7 लोगों की पार्टी के साथ यहाँ पर रेड करने
करने के लिए जा रहे हैं। पर वो रेड स्किल जो कि मुझे उन्होंने बताया था उसके हिसाब से तो लगभग यहाँ पर 15 लोग होने चाहिए। इसलिए वो जांग से कहता है कि एक्सक्यूज मी, कि हम लोगों की नंबर जो है वो काफी ज्यादा कम नहीं है। मुझे पता है कि ट्रेड पहले से काफी ज्यादा कम हो चुका है। मॉस्किटो के एंटीडोट आने की वजह से मेंबर्स काफी ज्यादा कम हो गए हैं, पर फिर भी हम लोग को जरूरत से ज्यादा ही कम नहीं है। ये सुनकर जांग उसे कहता है कि तुमने क्या कहा। वो फिर उसे गाली देते हुए कहता है कि आखिर एक कमीने पॉटर को पता भी होता है कि आखिर टॉक बैक किस तरीके से की जाती है। तुम सच में मरना चाहते हो? वो कहता है कि मैं तो बस यहाँ पे पॉटर की सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ, पर तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही कम आंक रहे हो, और अगर ये कोई सेफ रेड नहीं है तो मैं आगे नहीं जाने वाला। पर ये सुनकर वो काफी गुस्से में कपकपाते हुए कहता है कि कमीने, अगर तुमने फिर से अपने मुंह से कोई शब्द निकाला तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा। और वो सोचता है कि ये कमीना सच में ऐसा लगता है कि यहाँ पर मरना चाहता है, और वो अपनी तलवार को उसकी तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि रुको, अभी मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म करता हूँ। पर तभी उनका टीम लीडर उसे कहता है कि हे रुक जाओ, अगर तुमने इस कमीने को मार दिया तो आखिर हमारा लगेज कौन उठाएगा? पॉटर, अगर तुमने एक और कंप्लेन करी तो मैं खुद तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और मॉन्स्टर्स को खिला दूंगा। और ये इस टीम का टीम लीडर है जिसका नाम कवॉन है। और जांग कहता है लगता है कि ग्यूरी के पॉटर्स कुछ जरूरत से ज्यादा कंफर्टेबली रहने लगे हैं। हम लोग इतने ही लोगों के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, पर आज से पहले मैंने कभी भी कोई ऐसा लोली पॉटर नहीं देखा जो कि इस तरीके की कोई बकवास करता हो। और उसका लीडर उसे कहता है कि हे अब चुप हो जाओ, चलो अब हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और जांग आगे कहता है कि वो पहले ही यहाँ पर है, आखिर अब वो क्या कर सकता है? अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो मेरे हाथों से मर जाएगा। और टाइजू जो कि काफी गुस्से में था, वो सोचता है कि आखिर कमीनों की दिक्कत क्या है। डेफिनेटली ये लोग अपनी लाइन को क्रॉस जरूर करेंगे, और अब मेरे पास पावर है तो क्या सच में मुझे इस तरीके के बेकार से घटिया लोगों को भी यहाँ पर इस तरीके से इंड्योर करना होगा? क्या मैं इन लोगों को मार दूं? और वो लोग आगे कहते हैं कि सभी लोग एंटीडोट ले लो और हम लोग आगे बढ़ना चालू करेंगे। और वो आदमी टाइजू से कहता है कि इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे एक अननेसेसरी फेवर के बारे में कह रहा हूँ, पर प्लीज मुझे माफ कर देना। वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर हम लोग सच में इतने ज्यादा कम लोगों के साथ यहाँ पर जाने वाले हैं। वो बताता है कि असल में हम लोग आज ब्लेड मार्टिन के एरिया के अंदर हंट करने के लिए जाने वाले हैं, पर पहले मच्छरों की वजह से कई सारे लोगों की जरूरत होती थी, पर अब इस एंटीडोट की वजह से हम लोगों को बग प्रूफ सूट पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से पर्सनली रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा कम लोगों की थी, पर मुझे भी थोड़ी सी चिंता हो रही है क्योंकि ये दोनों बिगिनर्स हैं, तो शायद इसकी वजह से कोई दिक्कत हो सकती है। पर फिर भी तुम ज्यादा चिंता मत करो, ये लो इसे पी लो, मैं तुम्हारे लिए ये अलग से लेकर आया था। टाइजो ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो कहता है यही तो वो पावर है जिसने सारी चीजों को बदल दिया। और उसे फिर से वो मेज का सीन याद आता है जहाँ पर उसने उससे कहा था कि अगर इस चीज से तुम्हें सच में इतनी ज्यादा दिक्कत है तो तुम अगली बार और भी कई सारे लोगों की जान बचाना, तो वो तुम्हारे लवर की तरह अपनी जिंदगी बेमतलब में यहाँ पर नहीं खोएंगे। कि वो नंबर जो कि यहाँ पर रेड करते समय आते थे और मच्छरों की वजह से मर जाते थे, पर मेरी इस पावर की वजह से ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि अब यहाँ पे पूरे से सुरक्षित हैं। और साथ ही इस पावर ने मुझे भी चेंज कर दिया है, और जब से मैं इन लोगों से मिला हूँ तब से मैं अपने किलिंग इंटेंट को 2 बार खोते खोते बचा हूँ। और इसका रीजन जरूर टाइगन है जो कि एब्सोल्यूट पॉइजन डीमन है। उसका नेचर ऐसा ही था कि जो लोग उसे पसंद नहीं थे वो उन्हें तुरंत ही मार देता था, और ये उसकी पॉइजनस हार्ट की वजह से था। और जब से हम लोगों ने अपनी सोल शेयर करी है उसका ये पॉइजन हार्ट ऐसा लगता है कि मेरे अंदर आ चुका है। और देखा जाए तो ये कोई बुरा चेंज भी नहीं है, क्योंकि पहले मैं इस दुनिया के अंदर काफी ज्यादा कमजोर था। और वो उस आदमी से कहता है कि चीज का ध्यान रखिएगा कि इस रेड के समय पर मेरे काफी ज्यादा करीब रहिएगा। वो कहता है कि हाँ मैं चीज का ध्यान रखूंगा, क्योंकि भले ही ये एक ऐसी टीम है पर इसके बारे में काफी ज्यादा बेकार रूमर फैले हुए हैं, पर फिर भी क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं एक अवेकनर के पास ज्यादा सेफ रहूंगा ना कि एक पावरलेस पोर्टर के साथ? तो वो कहता है कि प्लीज मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। तो वो कहता है कि हाँ मैं भी मजाक नहीं कर रहा। और हमें एक रेड बुल का सीन दिखाते हैं और उसकी आंखें चमक रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो लोगों की तरफ ही बढ़ रहा हो। और वो कहता है कि मैं दूर से काफी ज्यादा फ्रोशियस से किलिंग इंटेंट को महसूस कर पा रहा हूँ जो कि हम लोगों के ऊपर निशाना लगा कर रखे हो।